गुड मॉर्निंग कमांडोज। कैसे आप सभी लोग और पढ़ाई कैसी चल रही है बताइएगा जरूर। ठीक है, थोड़ा बेटा मेहनत का वक्त है, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अब कुछ बच्चों का बोलना है सर संडे क्लास मत रखा करो। बेटा संडे क्लास नहीं रखेंगे तो कोर्स लंबा खींचेगा। ठीक है, तुमको हमें सारा 100% सिलेबस एक बार पूरा रिवाइज करवाना है और जो बच्चे केवल क्रैश कोर्स में जुड़े हैं उनको भी हमको जो है वो उस लेवल तक पहुंचाना है कि जहां से वो सिलेक्शन ले सकें। तो बेटा मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है ना। जब संडे टीम काम कर रही है, सब काम कर रहे हैं, तो आपको भी थोड़ा पढ़ना पड़ेगा बेटा, क्योंकि एग्जाम आपका है ना। ठीक है, हर जगह कंफर्ट मत ढूंढो, ठीक है ना। थोड़ा एक्स्ट्रा देखो, यदि क्रैश कोर्स से अच्छा चाहते हो तो थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना बेटा। और जो रेगुलर बैच के बच्चे हैं जिन्होंने जो है बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, तो दे कैन स्किप लेक्चर 2, वो केवल डीपीएस लगाएं, वो टेस्ट दें अपना, ठीक है ना। यदि आपको बहुत अच्छे से वो चैप्टर आता है, आपको लगता है कि नहीं जरूरत नहीं है 1 घंटा इन्वेस्ट करने की, तो अलग बात है बेटा, है ना। पर मैं वही कहूंगा आपसे कि सब्र से जो शेड्यूल दिया गया उसे फॉलो कीजिए बेटा। रिजल्ट ओरिएंटेड है, इससे रिजल्ट मिला है। बायोमेंटर्स के पास में हजारों सिलेक्शन ऐसे हवा में नहीं होते हैं, रियलिटी में होते हैं और हैं बच्चे प्रेजेंट, ठीक है, जो 360 आउट ऑफ 360 बायोलॉजी में स्कोर किए हैं। ठीक है, हमारा टारगेट इस बार क्या है, 720 आउट ऑफ 720। वैसी मेहनत करना है हमको, ठीक है। अब चूंकि हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी और एक चैप्टर कवर किया हमने डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ठीक है। आज हम जिस चैप्टर को कवर करेंगे वो ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब पहले मैं बात करता हूं आपसे कि जो आपका सैटरडे को ऑनलाइन टेस्ट हुआ था उसका रिजल्ट क्या रहा। तो बहुत बढ़िया परफॉर्म किया बच्चों ने, जैसे कुमार शशांक ने 710 आउट ऑफ 720 स्कोर किया, किरण प्रजापति 707 आउट ऑफ 720, प्रतीक्षा 700, सुमन 695, पुष्पांजलि 695, मोहम्मद आरिक 687, प्रशांत कुमार 682, चंदन 681, प्रिया 680, मुकेश 680, सूर्यांश श्रीवास्तव 678, आदर्श कुमार 675, मीनाक्षी 675, खुशी 672, रश्मि 671, अमन 670, आदित्य 670, खुशनुमा, हर्षराज 668, योगेश 665, मनीषा 662, कीर्ति 662, महजवी, प्रगति, सत्यम गौर, कनिष्का, शिवाजी सिंह 661, विक्रम प्रताप सिंह, अश्विनी मीना, आकाश, पल्लवी सिंह, तेजल मिश्रा, निशा कुमारी 660, खुशबू 659, आयुष सिंह 658, शेफाली सिंह 657, अमरजीत गुप्ता 657, प्रदीप दास 656, गंगा चरण 655, कीर्ति रानी 655, राहुल 655, रुचिरा सिंह, हर्ष दुबे 655, मीनाक्षी सैनी 653, आदित्य आर्या 653, शिखा 652 के, नेहा केजी, पूरा नाम लिखो बेटा अपना, सोरन कुंदू, रोशन मेहर, रुपेश कुमार, साइवा खातून, साइका सुल्ताना, निक, मंतशा, कुमुद, आभाष, अथर्व, मनीषा, टियाशा, राधिका बेटे परफॉर्मेंस ड्रॉप हो रहा है, राधिका बेटे परफॉर्मेंस ड्रॉप हो रहा है, ठीक है। थोड़ा देखो बेटा, आप टॉपर हो, है ना, टारगेट बैच में लगातार आपने अच्छा किया है। मेरे को सब बच्चों के नाम के बारे में पता है ना, मैं देखता था रिजल्ट आप लोगों का। रितेश, राशि, वंश, शिवांग, सीमा, दीपांशु, इसराउल, ठीक है, कोमल रानी, कोमल बेटा आपका ही परफॉर्मेंस ड्रॉप हुआ है, प्रथम, रुशदा खान, अनुभव, ओरियन विद साइफ्रॉन। बेटा सही नाम लिखा करो, ये एक क्लासेस में पढ़ रहे हो आप, है ना, ये सही नाम लिखिए अपना, है ना। कृष्णा, लुबाशा, रिचा, मोहित, तुषार, प्रीति श्रीवास्तव, अनु सिंह, अब एफएमसी नाम लिखिए, हाँ ठीक है। बाकी सब बच्चे जो है बहुत अच्छा किए बेटा। इसमें मैं वही बोलूंगा आपसे कि आपने कौन से नंबर के क्वेश्चन गलत किए, थोड़ा बताइएगा जरूर मेरे को, है ना। और वैसे भी मैंने आपसे कहा था ना बेटा कि जो है टॉपर्स के लिए, जो टॉपर, देखो बात टॉपर्स की नहीं, बात है कि कहां गलती कर रहे हो ये मुझे मालूम चलना चाहिए। इसके लिए हम लोग जो है वो जूम मीटिंग भी प्लान करेंगे, तो हमने किया, मतलब बात किया हम लोगों ने, ठीक है। तो अभी मेरी बात ध्यान सुनिए, अभी उसको छोड़ते हैं जूम मीटिंग को, अभी काम की बात करते हैं। देखो बेटा,
अभी जो टेस्ट अगला तीसरा जो टेस्ट होगा ना उसमें फिजियोलॉजी का बड़ा पोर्शन आएगा, तो प्लीज अच्छे से पढ़ना, हर दिन ज्यादा मेहनत करना, समझ गए ना। अभी बड़ा पोर्शन कवर होने वाला है फिजियोलॉजी का, तो बड़ा हिस्सा आएगा, तो टेस्ट में थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है ना। क्लियर। टेस्ट का सिलेबस वही होता है हर बार, जितना कवर हो चुका होता है सारा आता है कोर्स में, ठीक है, क्योंकि हमको आपको एग्जाम के दिन तक पूरा याद कराना है और भूलते नहीं जाना हमको, इसलिए वैसा होता है, ठीक है। चलिए तो अब कंटिन्यू करते हैं अपनी क्लास में ना। पिछले 5-6 मिनट मैंने आपके लिए, 5.5 मिनट मैंने आपके लिए दूसरी बातों पर, तो अभी जमकर मेहनत करेंगे, नो इफ नो बट, ठीक है बेटा। देखो सिंपल सी बात है, आपका रिजल्ट हमारा रिजल्ट, आपके परिणाम से बायोमेंटर्स को फर्क पड़ता है, ठीक है। चलिए तो आज हम पढ़ने वाले हैं ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। हम बात करेंगे बेसिकली ब्रीथिंग क्या होता है, रेस्पिरेशन। देखो बेटा इसके दो हिस्से हैं, कि यहां पर बेसिकली हम यहां पर बात कर रहे हैं कोशिकी श्वसन की बात नहीं करेंगे यहां पे हम, कि सेलुलर रेस्पिरेशन एक सेपरेट चैप्टर है हमारा, जो प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर दे रखा है, जो प्लांट और एनिमल में एक समान होता है, ठीक है, कि कैसे ग्लूकोज का यूज होता है, कैसे क्रैब साइकिल चलता है, कैसे ग्लाइकोलिसिस होता है, उस पर बात नहीं करेंगे। इस चैप्टर में हम बात करेंगे कि हम सांस कैसे लेते हैं, ब्रीथिंग कैसे होता है, और गैसेस एक्सचेंज बॉडी में कैसे होता है, कैसे जो है वो ऑक्सीजन टिश्यू तक पहुंचती है, कैसे CO2 को बाहर रिलीज करते हैं, कितना हम हवा अंदर लेते हैं, कितना छोड़ते हैं, तो बेसिक फंडामेंटल्स पर यहां पर हम बात करेंगे यहां पे, ठीक है। क्लियर। तो देखो बेटा, जो फूड है कि जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, जो फूड मॉलिक्यूल है, इससे एनर्जी निकालते हैं। एनर्जी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसके हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को निकालते हैं, हम ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं। जब आप जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया की हेल्प से, जब आप माइटोकॉन्ड्रिया की हेल्प से ऑक्सीजन का यूज कर आप फूड मॉलिक्यूल से जो है वो एनर्जी को हार्वेस्ट करते हैं, एनर्जी निकालते हैं, प्रोसेस को बोलते हैं हम ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, के एटीपी का बनना कहलाता है फास्फोराइलेशन। ऑक्सीजन का यूज किया, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, ठीक है ना। माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोसेस होती है, इससे एटीपी बनता है, एटीपी को हम एनर्जी करेंसी ऑफ सेल बोलते हैं, और इसी एनर्जी को हम कहां से निकालते हैं, फूड मॉलिक्यूल से निकाल रहे होते हैं, एटीपी को बना रहे होते हैं, और इसी एनर्जी का उपयोग हम डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोसेस में करते हैं, ठीक है ना। ऑक्सीजन का इस्तेमाल हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में करते हैं, यानी ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में इस्तेमाल की जाती है, जो कोशिकीय श्वसन का, सेलुलर रेस्पिरेशन का आखिरी स्टेप होता है। तो ये पूरी चीजें हम डिटेल में कहां पढ़ेंगे, प्लांट फिजियोलॉजी वाले हिस्से में पढ़ेंगे हम, ठीक है ना। तो अभी हम इसको नहीं छूते, अभी हमने 2 लाइनें याद कर ली कि हाँ माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन होता है, वहां पर जो है फूड मॉलिक्यूल से एनर्जी को निकाला जाता है, एटीपी को बनाया जाता है, और जो है एटीपी का बनना मतलब जो है वो ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन है जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनता है, और जो है वो ऑक्सीजन का इस्तेमाल हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में करते हैं, ठीक है। CO2 जो होती है वो हार्मफुल होती है, यदि CO2 को बॉडी में इकट्ठा किया जाए तो वो एसिडिक एनवायरनमेंट को क्रिएट करती है, कई सारे एंजाइमों के काम करने के तरीके को वो बदल देती है, इसलिए CO2 को हम एक टॉक्सिक गैस मानते हैं बॉडी के अंदर, इसलिए उसको बनने के बाद जो मेटाबॉलिक रिएक्शन में CO2 बनती है, रेस्पिरेशन के प्रोसेस में जो CO2 बनती है, जब आप ग्लूकोज मॉलिक्यूल को तोड़ते हो तो CO2 मॉलिक्यूल बाहर रिलीज होते हैं, तो उन CO2 को हमें लगातार बाहर रिमूव करना होता है, हटाना होता है। मतलब यह है कुल मिलाकर कि वी मस्ट नीड ए सिस्टम, हमें एक सिस्टम की आवश्यकता है जो हमारी सेल तक ऑक्सीजन को पहुंचा दे और जो हमारी अंदर बनने वाली CO2 को बाहर निकाल दे। मतलब हमको एक सिस्टम चाहिए जो अंदर सेल तक ऑक्सीजन को पहुंचा सके, ताकि वो ETS में यूज होकर एनर्जी निकाल सके फूड से। हमें अंदर बनने वाले CO2 को बाहर निकालने के लिए एक सिस्टम चाहिए, दैट्स व्हाई वी नीडेड सम मैकेनिज्म टू ब्रीथ। कि ब्रीथ का मतलब क्या, ऑक्सीजन को अंदर लेना, CO2 को बाहर छोड़ना, दैट इज द ब्रीथिंग। क्लियर। ठीक। ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन, कॉमनली इसको हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। याद रखिए कोशिकीय श्वसन जब वर्ड यूज करते हैं, जब हम सेलुलर रेस्पिरेशन वर्ड यूज करते हैं, तो उसका मतलब होता है कि हम जो है वो कैसे ग्लूकोज मॉलिक्यूल को तोड़कर एनर्जी निकाल रहे हैं। तो यहां पर रेस्पिरेशन एक जनरल वर्ड है, सेलुलर रेस्पिरेशन वर्ड नहीं है, ठीक है। तो ब्रीथिंग या रेस्पिरेशन मतलब है कि आप एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को ले रहे हैं, CO2 को बाहर एटमॉस्फेयर में छोड़ रहे हैं आप, मतलब आप टिश्यू तक ऑक्सीजन को पहुंचाना और टिश्यू से CO2 को बाहर निकालना, ये जो गैसेस एक्सचेंज है, गैसीय विनिमय, ये ब्रीथिंग कहलाता है, ठीक है। ब्रीथिंग की मैकेनिज्म अलग अलग एनिमल में अलग अलग होती है, कोई पानी में पाया जाता है, कोई जमीन पर पाया जाता है, सबके बॉडी शेप अलग अलग है, सबका अलग अलग प्रकार से इवोल्यूशन हुआ है, सबके अपने अपने एडॉप्टेशन है, उसके अकॉर्डिंग ब्रीथिंग मैकेनिज्म जो है वो वेरी करती है। जैसे हम देखते हैं, हमें मकड़ी में, स्पाइडर में दिखाई पड़ते हैं बुक लंग्स, ठीक है, याद रखना है, ठीक है, ये एनिमल किंगडम से जुड़ा हुआ हिस्सा है बेटा, पूछा जाता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है, बुक लंग्स, ठीक है ना।
ये हमको देखने मिलते हैं किसमें, स्पाइडर में देखने मिलते हैं हमको, ठीक है ना। फिर स्पॉन्जेस में क्या होता है, थ्रू जनरल सरफेस यानी डिफ्यूजन थ्रू द जनरल सरफेस, यानी क्या होता है हर एक सेल, चूंकि पोरीफेरा में क्या होता है सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो हर एक सेल अपना गैसेस एक्सचेंज खुद करती है वो, ठीक है, तो सिंपल डिफ्यूजन से होता है। मछलियों में हमको गिल्स देखने मिलते हैं हमको, ठीक है, मछलियों में हमें गिल्स देखने मिलते हैं। हमें इंसेक्ट्स के अंदर हमको जो है ट्रेकिया या स्पाइरेकल्स देखने मिलते हैं, ट्रेकिया या स्पाइरेकल्स हमको देखने मिलते हैं इंसेक्ट के अंदर, ठीक है। वर्ड्स के अंदर हमको लंग्स देखने मिलते हैं, मैमल्स में हमको लंग्स देखने मिलते हैं हमको, ठीक है ना। क्रस्टेशियंस में हमको जो है वो बुक गिल्स देखने मिलते हैं हमको, ठीक है। तो अलग अलग एनिमल ग्रुप में हमको अलग अलग प्रकार के जो है वो ब्रीथिंग एपरेटस देखने मिलते हैं। जैसे कि देखिए, अब एनसीईआरटी के एग्जांपल याद रखना है प्लीज, अभी वक्त कम है तो व्यर्थ के एग्जांपल रटने की बजाय प्लीज फोकस ऑन दी एनसीईआरटी एग्जांपल, उस पर फोकस कीजिए, ठीक है। जो साल भर पढ़े हैं वो तो जो याद है बेटा अच्छे से पढ़कर वो तो पूरा याद रखना ही रखना है आपको, पर इस समय रिवीजन के समय पूरा फोकस एनसीईआरटी पर हमारा होना चाहिए, ठीक है, क्लियर। लोअर इनवर्टिब्रेट्स जैसे स्पॉन्जेस हुए, सिलेंटेटा हुए, फ्लैटवर्म हुए, ये सिंपल डिफ्यूजन से अपनी बॉडी सरफेस के थ्रू गैसेस एक्सचेंज करते हैं, ब्रीथिंग करते हैं, ठीक है। अर्थवर्म में स्किन के थ्रू, इनकी स्किन कैसी होती है, मोइस्ट होती है, नमी वाली स्किन होती है, ठीक है, मोइस्ट क्यूटिकल होती है। नमी इंपॉर्टेंट है, मॉइस्चर इज इंपॉर्टेंट फॉर द गैसेस एक्सचेंज के, तो इनकी स्किन जो है वो ड्राई नहीं होती है, ठीक है। याद रखिए यदि स्किन ड्राई है तो गैसेस एक्सचेंज नहीं हो सकता है, गैसी विनिमय स्किन से नहीं हो सकता है, इसलिए रेप्टाइल्स में गैसी विनिमय नहीं होता है, मैमल्स में नहीं होता है। क्रिटनाइज स्किन होती है, ड्राई स्किन होती है ना बेटा, ठीक है। तो कहने का मतलब है अर्थवर्म में कुटेनियस मतलब होता है स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन होता है। ट्रैकियल सिस्टम हमको इंसेक्ट में देखने मिलता है, इसमें ट्यूब का पूरा एक नेटवर्क होता है जो टिश्यू तक गैसेस को पहुंचाता है और वहां से गैसेस को बाहर रिलीज करता है, इन्हें ट्रैकियल ट्यूब्स बोलते हैं। तो इट इज बेसिकली ए नेटवर्क ऑफ ट्यूब जो इंसेक्ट के अंदर हमको देखने मिलता है, इसे ट्रैकियल सिस्टम कहते हैं। ब्रेकियल रेस्पिरेशन का मतलब ये होता है बेटा कि ये विशेष तरह के स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हम गिल्स कहते हैं, और ये गिल्स जो है हमको एक्वाटिक आर्थ्रोपोडा में, मोलास्का में हमको ये देखने मिलते हैं, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं, हम कहते हैं कि ब्रेकियल रेस्पिरेशन का मतलब है कि दीज आर दी वेस्कुलाइज स्ट्रक्चर जिन्हें गिल्स कहते हैं, और बेसिकली ये आर्थ्रोपोडा मोलास्का में क्या होते हैं, ये उसमें गैसीय विनिमय करने में हेल्प करते हैं। तो ये जो जितने बेटा हमने डिटेल्स आपको बताएं ये आपको याद रखना है, और बिल्कुल मैंने आपसे कहा ना कि यू शुड, जब भी आप पढ़ने बैठते हो यू शुड हैव एनसीईआरटी विद, आपके साथ आपकी एनसीईआरटी आपके पास में होना चाहिए, ठीक है। जैसे देखिए इसमें है ना, इसमें मुझे लगता है इमेजेस कुछ दे नहीं रखी इन्होंने उसमें, देखो है ना, गिल्स ब्रेकियल रेस्पिरेशन के, तो कई किताबों में ये कंफ्यूजिंग लिखा, तो मैंने एक बार टैली कर लिया इसको, बिल्कुल सही, एग्जैक्टली सही है। तो ब्रेकियल रेस्पिरेशन जो है वो गिल्स के थ्रू होता है बेटा, मोस्टली एक्वाटिक आर्थ्रोपोडा और मोलास्का में देखने मिलता है, ठीक है। जब हम कहते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन बोलते हैं तो ये लंग्स, पल्मोनरी वर्ड का यूज लंग्स के लिए करते हैं, ठीक है ना, टेरेस्ट्रियल फॉर्म में देखने मिलता है। मछलियों में गिल्स होते हैं, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स में लंग्स के थ्रू जो है वो रेस्पिरेशन होता है, ब्रीथिंग होता है, ठीक है। फ्रॉग में भी लंग्स होते हैं, फ्रॉग में जो है वो ड्यूल मेथड, हम कहते हैं फ्रॉग में आपको ड्यूल मेथड देखने मिलती है, फ्रॉग में आपको ड्यूल मेथड देखने मिलती है। फ्रॉग में लंग्स भी होते हैं और वो अपनी स्किन के थ्रू भी जो है वो रेस्पिरेशन कर सकते हैं, इनकी स्किन में नमी होती है, मोस्ट स्किन होती है, ठीक है। हालांकि फ्रॉग के लंग हमारे लंग से थोड़े से डिफरेंट होते हैं। अब देखो बेटा, लंग्स की बात करें हम यहाँ पे, तो एक बात जो है वो टैक्सोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एनिमल किंगडम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बात दिमाग में डाल लीजिए आप, ठीक है। वो ये बात है कि फ्रॉग के लंग्स होते हैं प्रेशर लंग्स, सुनना बात के, फ्रॉग के लंग्स होते हैं प्रेशर लंग्स। वो अपने मुंह में हवा भरता है, जोर लगाता है और अपने लंग्स को भर लेगा, फिर वो गैसेस एक्सचेंज होगा, ठीक है। मतलब फ्रॉग को जब अपने लंग्स में हवा डालनी होती है तो वो मुंह में हवा भरता है, प्रेशर लगाता है और उससे फिर क्या करता है, अपने लंग्स को वो भरता है, ठीक है ना, प्रेशर लंग्स होते हैं। पक्षियों में क्या होता है, वर्ड्स में एयर सेक होते हैं, लंग्स के पास में एयर सेक प्रेजेंट होते हैं जिनमें हवा भरी होती है और वो लंग्स में एयर डालने और निकालने का काम करते हैं, एयर सेक होते हैं। और ह्यूमंस में क्या होता है, मैमल्स में क्या होता है, वैक्यूम लंग होते हैं। हमारे लंग वैक्यूम सिस्टम के समान काम करते हैं, हमारे लंग हवा को अंदर खींचते हैं और छोड़ते हैं। अब कैसे काम करता है सिस्टम आगे बात करेंगे हम, तो अभी इतना याद रखा है, प्रेशर लंग्स यानी पॉजिटिव प्रेशर लंग्स होते हैं एम्फीबिया में, फ्रॉग में, नेगेटिव प्रेशर लंग्स होते हैं मैमल्स के अंदर, ह्यूमंस के अंदर, क्लियर। और लंग्स के साथ में एयर सेक जुड़ा होता है एवीज में, वर्ड्स में। ये सब एनिमल किंगडम वाले क्वेश्चन है, याद रखना आपको, ठीक है, क्लियर।
ह्यूमंस में क्या होता है, एक जोड़ी नॉस्ट्रिल, हम कहते हैं नॉस्ट्रिल होता है, ठीक है, नजल चैम्बर, फेरिंग्स, लैरिंग्स, इपिग्लॉटिस, ट्रेकिया, लंग्स एंड, ठीक है, ओवरऑल क्या बोलते हैं कि ह्यूमंस में पल्मोनरी रेस्पिरेशन आपको देखने मिलता है, ठीक है। देखो हमने कहा ना फ्रॉग में क्या होता है बेटा, फ्रॉग में पॉजिटिव प्रेशर ब्रीथिंग आपको देखने मिलती है ना, वो प्रेशर से अपने हवा को, लंग्स को भरता है, जबकि जो है ह्यूमंस में क्या होता है, नेगेटिव प्रेशर ब्रीथिंग होती है, यानी ह्यूमंस के जो लंग होते हैं उनके वॉल्यूम में परिवर्तन होता है, पल्मोनरी वॉल्यूम में परिवर्तन होता है, यानी होता यह है कि जब हवा अंदर लेनी होती है तो लंग्स का वॉल्यूम बढ़ जाता है, लंग्स का थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ेगा, लंग्स का वॉल्यूम बढ़ेगा, लंग्स का वॉल्यूम बढ़ेगा तो लंग्स के अंदर का प्रेशर घटेगा। कौन सा नियम है ये, बॉयल्स लॉ है। ये कौन सा नियम है, फिजिक्स में केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, ये बॉयल्स लॉ है कि वॉल्यूम बढ़ाने पर दबाव में कमी आती है, ठीक है। यदि सेम अमाउंट ऑफ गैस बढ़ाओ तो आप कंटेनर का वॉल्यूम बढ़ा दोगे, दबाव में कमी आएगी। तो क्या होता है कि थोरेसिक कैविटी जो है वो थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ा तो लंग्स का वॉल्यूम बढ़ गया, लंग्स का वॉल्यूम बढ़ गया तो अंदर का प्रेशर कम हो गया, प्रेशर कम हो गया तो गैस हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूव करती है, तो हवा अंदर आ गई, लंग्स भरा गए आपके। जब आपकी थोरेसिक कैविटी जो है वो उसने वापस रिकॉइल की, वापस अपनी जगह पे आ गई, तो अब अंदर क्या हो गया, अब लंग्स वॉल्यूम कम हो गया, वॉल्यूम कम हो गया तो प्रेशर बढ़ गया, और अब क्या हो गया, हाई प्रेशर लंग्स के अंदर हो गया, बाहर लो प्रेशर है तो हवा बाहर निकल गई। ये है वैक्यूम पंप, कितना बढ़िया सिस्टम है, ये ह्यूमंस का होता है, ठीक है। तो इसको एग्जामिनर कैसे कई बार किस लिखता है, नेगेटिव प्रेशर ब्रीथिंग, तो ये मैच करने आता है, ये मैच दी कॉलम में आता है बेटा, है ना। तो पॉजिटिव प्रेशर ब्रीथिंग एम्फीबिया फ्रॉग में, नेगेटिव प्रेशर ब्रीथिंग ह्यूमंस में देखने मिलती है, मैमल्स में देखने मिलती है, ठीक है, क्लियर। अब पहले एक बार एक काम करते हैं, आगे बढ़ने से पहले एक बार रेस्पिरेटरी सिस्टम में है क्या क्या उसको देख लेते हैं हम, यहां पे, ठीक है। देखो बेटा, सबसे पहले हमने आपसे क्या बोला कि दिस इज द विंड पाइप, ट्रेकिया इज द विंड पाइप, है ना बेटा, है ना। हमने पिछले लेक्चर में बात की थी फूड पाइप, ईसोफेगस था, ट्रेकिया, उसके आगे था विंड पाइप, ठीक है। ट्रेकिया के ऊपर हमने क्या देखा था, हमने कहा था ग्लॉटिस इज द ओपनिंग ऑफ द ट्रेकिया, हमने पिछली क्लास में भी कहा था कि ट्रेकिया की ओपनिंग को ग्लॉटिस कहते हैं। ग्लॉटिस के ऊपर एक कार्टिलेज का फ्लैप होता है जो उसे कवर करता है, जब आप भोजन को निगलते हो तो वो फूड कहीं गलती से ट्रेकिया में ना आ जाए, तो वो ट्रेकिया की ओपनिंग ग्लॉटिस को कवर करता है, उसे इपीग्लॉटिस कहते हैं, है ना, ठीक है। और ग्लॉटिस के शुरुआत में क्या होता है, लैरिंग्स होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, साउंड बॉक्स भी कहते हैं, इसको हम जो है वो साउंड बॉक्स भी कहते हैं, लैरिंग्स होता है, ठीक है। फिर ट्रेकिया में आप देखो, आपको ऐसे रिंग के समान सी शेप रिंग वाले कार्टिलेज दिखाई पड़ रहे हैं, सी शेप रिंग दिखाई पड़ रही है जो कार्टिलेज से बनी होती है। ऐसा इसलिए होता है कहीं ट्रेकिया कोलैप्स ना कर जाए, ट्रेकिया की ट्यूब कहीं बंद ना पड़ जाए, तो उस ट्यूब को संभालने के लिए कि विंड पाइप कहीं सिकुड़ ना जाए, बंद ना हो जाए, इसके लिए उसमें जो है वो कुछ जो है वो ऐसे छल्ले डले होते हैं जो कार्टिलेज से बने होते हैं, सी शेप्ड कार्टिलेजस रिंग बोलते हैं इनको हम, ठीक है। फिर आप देख रहे हो कि ट्रेकिया जो है यहां के दो हिस्सों में बढ़ गया, आप देख रहे हैं राइट और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई में बढ़ गया, ये दो हिस्सों में बढ़ चुका है ट्रेकिया, देख रहे हैं आप, ट्रेकिया दो हिस्सों में बढ़ गया। उसके बाद उसमें कई ब्रांचिंग हो रही है, एक ट्री के समान आपको ब्रांचिंग होती हुई दिखाई पड़ रही है, आपको देख रहे हैं आप, है ना, प्राइमरी ब्रोंकस एंड सेकेंडरी, प्राइमरी ब्रोंकस दिखाई पड़ रहा है आपको लेफ्ट और राइट, फिर सेकेंडरी ब्रोंकस, टर्सरी ब्रोंकस होता है, ब्रोंक्यूस होते हैं, ठीक है। आप देख रहे हैं लास्ट में आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, ब्रोंक्यूस दिखाई पड़ रहे हैं और एल्वेओलाई दिखाई पड़ रहे हैं। जो वास्तविक स्ट्रक्चर, जो रियल स्ट्रक्चर, जो गैसेस एक्सचेंज करता है, जो ब्लड में को ऑक्सीजन देगा, वहां से CO2 को रिसीव करेगा, मतलब वो स्ट्रक्चर लंग्स का वो स्ट्रक्चर जो ब्लड के साथ कम्युनिकेट करता है और ब्लड से गैसेस एक्सचेंज करता है, उसका नाम है एल्वेओलाई, वो है एल्वेओलाई, ठीक है, ठीक है। लंग्स के बाहर जो मेम्ब्रेन है उसे क्या बोलते हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन बोलते हैं बेटा के, ठीक है, प्लूरल मेम्ब्रेन बोलते हैं। और आउटर और इनर प्लूरल मेम्ब्रेन के बीच में क्या होता है, एक फ्लूइड भरा होता है, ताकि लंग्स के मूवमेंट में फ्रैक्शन ना हो, उस फ्लूइड को बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं, ठीक है। और जो मैंने कहा ना कि हमारे ब्रीथिंग में सबसे इंपॉर्टेंट रोल किस चीज का है, हमारे ब्रीथिंग में सबसे इंपॉर्टेंट रोल इस चीज का है कि लंग्स के वॉल्यूम में चेंज आना चाहिए। जब लंग्स का वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो अंदर का प्रेशर कम हो जाएगा, अंदर का प्रेशर कम हो जाएगा तो बाहर से हवा अंदर आ जाएगी। जब लंग्स का वॉल्यूम कम होगा तो अंदर का प्रेशर बढ़ जाएगा, हवा बाहर निकल जाएगी। मतलब वी नीड समथिंग टू चेंज द थोरेसिक कैविटी वॉल्यूम, उसके लिए हमें कुछ चाहिए। वो क्या चाहिए, डायफ्राम चाहिए, हमें इंटरकॉस्टल मसल्स चाहिए हमको यहां पे, जो रिब कैच को, जो वास्तव में थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम चेंज कर सके। सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डायफ्राम इसमें, के रिब्स के बीच में जो इंटरकॉस्टल मसल है, वो इंटर मतलब दो के बीच में, कॉस्टा मतलब रिब के बीच में, तो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल होती है और इंटरकॉस्टल मसल होती है, वो रोल प्ले करती है इसमें, ठीक है ना, देख रहे हैं आप।
तो ये जो इमेज है ये बेटा लेवल करने को आती है, क्या इंपॉर्टेंट इमेज में से एक है, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट इमेज में से एक है और ये लेवल करने को एग्जाम में आती है, याद रखना है हमको, ठीक है, क्लियर। नजल चैम्बर कहां खुलता है? फेरिंग्स में। फेरिंग्स के इस हिस्से को क्या बोलते हैं बेटा? हमने पिछली क्लास में भी देखा था, नेजोफेरिंग्स बोलते हैं इसको बेटा, कहते हैं नेजोफेरिंग्स कहते हैं इसको हम, ठीक है। फेरिंग्स जो है वो लैरिंग्स के थ्रू ट्रेकिया में ओपनिंग होता है, ट्रेकिया की ओपनिंग को क्या बोलते हैं हम? ग्लॉटिस बोलते हैं हम, याद है। अब ये सब चीजें जो बताई हैं वो याद आना चाहिए, झट झट से याद आना चाहिए एकदम। मैं बोल रहा हूं कोई चीज, यदि मैं कोई चीज क्लास में बोल पढ़ा दिया तुमको और मैं अगले लेक्चर में उसका यूज कर रहा हूं तो यू शुड रिकॉल इट इमीडिएटली बेटा। देखो तुम अपने दिमाग से भ्रम निकाल दो कि किसी कोचिंग को ज्वाइन करने से, मेरे पास पढ़ने से, किसी और के पास पढ़ने से सिलेक्शन होता है, नहीं। सिलेक्शन होता है तुम्हारे पढ़ने से, सिलेक्शन होता है तुम्हारे पढ़ने से, ठीक है। सुनना बात ध्यान से, ठीक है। इसलिए जो पढ़ा दिया है ना वो भूलना बिल्कुल नहीं बेटा ना, उसको याद रखिए, उसको अपने अंतर मन के अंदर बसा लीजिए, क्योंकि देखो बेटा ये वो दिन है जिससे तुम अपना पूरा फॉर्च्यून बदल सकते हो, पूरा भाग्य बदल सकते हो, सब कुछ बदल सकते हो। आप इन्हीं दिनों में मेडिकल कॉलेज में सेलिब्रेट कर रहे होंगे, ठीक है, एग्जाम चल रहे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे उसकी। तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम्हें नीट खेलना है या नीट से आगे निकलकर तुमको एमबीबीएस करना है, एमडी करना है, कुछ अच्छा करना है तुमको, ठीक है। तो इसीलिए मैं कहता हूं बेटा कि बस है ना, कुछ दिन बेटा तुम्हारी सारी बातें मुझे मंजूर है, तुम जो बोलोगे वो सब मंजूर है मुझे, पर कुछ दिन पढ़ लो मन लगा के, ठीक है ना, भूलना नहीं। तो मैंने क्या कहा आपसे? मैंने कहा ट्रेकिया के ओपनिंग क्या होता है? ग्लॉटिस होता है। लैरिंग्स तो क्या लिखा? फेरिंग्स ओपन होता है लैरिंग्स में इनटू द ट्रेकिया के। लैरिंग्स क्या है? कार्टिलेज से बना एक बॉक्स होता है, साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करता है, इसलिए इसको साउंड बॉक्स कहते हैं, इंपॉर्टेंट है के। जब भोजन को निगलते हैं ग्लॉटिस क्या है? ट्रेकिया की ओपनिंग है, इसे इपीग्लॉटिस कवर करता है, थिन इलास्टिक कार्टिलेज से बना फ्लैप होता है और ये फूड को लैरिंग्स में जाने से रोकता है। ये हम पिछली क्लास में भी देखे थे हम, है ना बेटा, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम के। ट्रेकिया क्या चीज है? ट्रेकिया एक सीधी ट्यूब होती है जो इसोफेगस से आगे होती है, कि ये मिड थोरेसिक कैविटी में फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रे की लेवल पे जाके। अब ये याद रखिए, नीट 2022 का एक स्टेटमेंट होगा, मैं कह रहा हूं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है बेटा, ठीक है ना, कि ट्रेकिया डिस्ट्रीब्यूट किस लेवल पे जाके होता है। तो याद रखना कि ट्रेकिया एक सीधी ट्यूब है, मिड थोरेसिक कैविटी में फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रे की लेवल पर जाकर ये राइट और लेफ्ट लंग्स में इंटर करता है। जब ये राइट और लेफ्ट लंग में इंटर करता है इसे बोलते हैं प्राइमरी ब्रोंकाई, राइट और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई यहां पर बनते हैं, ठीक है ना। हर एक ब्रोंकाई में इसके बाद एक के बाद एक से मैंने कहा ये प्राइमरी ब्रोंकाई बना, डिवाइड हो गया, ये लेफ्ट और राइट में डिवाइड हो गया ट्रेकिया। इसके बाद फिर इसके और डिवीजन होते हैं, फिर इसके और डिवीजन होते हैं, ठीक है। तो मतलब ऐसे लगातार ये डिवाइड करता रहता है, ठीक है। तो सेकेंडरी ब्रोंकाई बनेगा, टर्सरी ब्रोंकाई बनेगा, ब्रोंक्यूल्स बनेगा, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स बनेगा, ठीक है ना, क्लियर। अब याद रखना सी शेप रिंग जो इन सभी ट्यूब को, ये इतनी बारीक बारीक छोटे छोटे ट्यूब हैं कि यदि इन ट्यूब में थोड़ा भी दबाव पड़ेगा तो दब जाएंगी वो, के। तो इन्हें दबने से, सिकुड़ने से रोकने के लिए, कहीं ये ट्यूब पिचक ना जाए, दब ना जाए ये ट्यूब, के, तो कोलैप्स ना कर जाए, उसको रोकने के लिए इसमें क्या होता है, इसमें इनकम्प्लीट कार्टिलेज के रिंग होते हैं, सी शेप रिंग होते हैं, जो ट्रेकिया में देखने मिलता है, प्राइमरी ब्रोंकाई में, सेकेंडरी ब्रोंकाई में, टर्सरी ब्रोंकाई में और इनिशियल ब्रोंक्यूल्स में देखने मिलता है। इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, के। यानी जो ट्रेकिया के अंदर जो ट्रेकियल रिंग है वो ट्रेकिया के अंदर होती है, प्राइमरी ब्रोंकाई में होती है, सेकेंडरी ब्रोंकाई में होती है, प्राइमरी ब्रोंकाई में होती है, इनिशियल ब्रोंकाई होती है। कहां नहीं होती है? एल्वुलाई में ट्रेकियल रिंग नहीं होती है, एल्वुलाई में ट्रेकियल रिंग नहीं होती है और रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स में ट्रेकियल रिंग नहीं होती है, ठीक है। देखिए आप ऐसे, अब याद रखना बेटा, जैसे आप देखो थायराइड कार्टिलेज सबसे बड़ा कार्टिलेज दिखाई पड़ रहा है नेक में हमको, ये वाला, ठीक है। फिर क्रिकॉइड कार्टिलेज देख रहे हैं यहाँ पे, फर्स्ट ट्रेकियल रिंग, सेकंड ट्रेकियल रिंग, थर्ड ट्रेकियल रिंग दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है। जब कभी चोकिंग आती ना, सांस लेने में तकलीफ होती है, गला चोक हो गया होता है, रेस्पिरेटरी पैसेज, तो डॉक्टर क्या करते हैं, यहां पर एक छेद कर देते हैं, इनके एक छेद कर देते हैं और एक ट्यूब लगा देते हैं उसमें, जिससे हवा सीधी लंग्स में आ सके, के। और ये वो जगह होती है ट्रेकियोस्टोमी, ट्रेकिया में छेद करना ट्रेकियोस्टोमी कहलाता है। ट्रेकिया में छेद कब करते हैं? जब चोकिंग हो गया होता है, गले में कुछ फंस गया होता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, या पेशेंट बहुत सीरियस होता है और वो नजल ब्रीथ नहीं कर पाता, तो फिर ट्रेकियल ट्यूब को लगाया जाता है, ठीक है। फिर हर एक टर्मिनल ब्रोंक्यूल जो है वो बड़ी संख्या में जो है बारीक, पतले, इर्रेगुलर वॉल वाले
थैली के समान स्ट्रक्चर को बनाती है जिन्हें हम एल्वेओलाई कहते हैं। ठीक है, ईच टर्मिनल ब्रोंक्यूल गिव राइज टू ए नंबर ऑफ वेरी थिन, बहुत पतले। इतने थिन क्यों होते हैं, वेरी थिन क्यों होते हैं, ताकि गैसेस एक्सचेंज बेटा हो सके। यदि मेम्ब्रेन थिक हो जाएगी तो एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। ठीक है, इरेगुलर वॉल के होते हैं, वेस्कुलाइज होते हैं। वेस्कुलाइज का मतलब है बड़ी संख्या में कैपिलरी सप्लाई यहां पर होती है, तो इन स्ट्रक्चर को हम एल्वेओलाई कहते हैं। ठीक है, द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल एल्वेओलाई कंप्राइज द लंग्स। ठीक है, लंग्स किससे बना होता है, लंग्स में ब्रोंकाई होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी ब्रोंकाई होते हैं, ब्रोंक्यूल्स होते हैं, एल्वेओलाई होते हैं। ठीक है, लंग्स की जो कवरिंग होती है वो डबल लेयर्ड होती है, यानी दो, और उनसे क्या बोलते हैं, उन कवरिंग को बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन बोलते हैं, प्लूरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं उन्हें, प्लूरल मेम्ब्रेन, प्लूरा बोलते हैं। ठीक है, एक जाहिर सी बात है, एक मेम्ब्रेन लंग्स के कांटेक्ट में होगी और दूसरी मेम्ब्रेन जो है वो थोरेसिक वॉल के कांटेक्ट में होगी। दोनों मेम्ब्रेन के बीच में एक लिक्विड भरा होगा ताकि फ्रैक्शन ना हो सके। लंग्स के बार बार वॉल्यूम चेंज कर रहा है तो लंग्स में फ्रैक्शन ना हो सके, एक लिक्विड भरा होता है, उसे प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं। ठीक है, उसे प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं, दोनों लेयर्स के बीच में होता है, ये फ्रैक्शन को कम करता है। याद रखना, इस प्लूरल फ्लूइड में -6 mm के आसपास का प्रेशर इसके अंदर देखने मिलता है, मतलब माइनस में प्रेशर होता है, इसलिए कभी भी ये मेम्ब्रेन एक दूसरे को छोड़ती नहीं है। उठ के यानी जब बाहर वाला मेम्ब्रेन खींचेगा तो वो अंदर वाले मेम्ब्रेन को भी खींच लेगा, क्योंकि कारण उसके पीछे के अंदर जो फ्लूइड भरा है वो नेगेटिव प्रेशर में भरा हुआ है, उसको फ्लूइड को नेगेटिव प्रेशर भरा हुआ है, क्योंकि कारण ये, यदि मान लो वहां पर कोई नेगेटिव प्रेशर नहीं होगा तो दोनों मेम्ब्रेन अलग अलग हो जाएंगी और फ्लूइड के बीच में बबल आ जाएगा। तो उसे रोकने के लिए क्या होता है, नेगेटिव प्रेशर पर फ्लूइड भरा होता है, -6 mm के आसपास का नॉर्मली कहते हैं वो हो सकता है। ठीक है, तो होता क्या है, जब खींचते हैं ना इसको, जब खींचता है ये, तो आउटर थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम चेंज हुआ, तो थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम चेंज हुआ तो आउटर मेम्ब्रेन बाहर खींच गई, जुड़ी हुई थी, आउटर मेम्ब्रेन बाहर खींचेगी तो प्लूरल फ्लूइड बाहर खींचेगा, कोई नेगेटिव प्रेशर हट के, और फिर इनर मेम्ब्रेन बाहर खींचेगी तो लंग्स का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। लंग्स क्या है, स्पॉन्ज के समान है, तो स्पॉन्ज का वॉल्यूम बढ़ गया। जब कैविटी वापस अपनी जगह, जब जो है जैसे थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम कम हुआ तो स्पंज वापस सिकुड़ गया, तो स्पंज के समान हमारे लंग, स्पॉन्जी लंग्स होते हैं हमारे। ठीक है, आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन जो है वो थोरेसिक लाइनिंग के थोरेक्स की कैविटी के कांटेक्ट में होती है। जाहिर सी कल्पना इमेजिन कर सकते हैं बेटा हम क्या, कि लंग्स में डबल लेयर है, एक बाहर वाली बॉडी वॉल से लगा है जो थोरेसिक कैविटी का वॉल है, और एक अंदर लंग्स के पास में होता है। ठीक है, क्लियर, देखिए ध्यान से, जिस डायग्राम को तुम्हें ध्यान देना वो ये वाला डायग्राम है, ये वाला हिस्सा है, इसको ध्यान दो। ट्रैकिया दिखाई पड़ रहा है, रिब्स दिखाई पड़ रही है, ठीक है, डायफ्राम दिखाई पड़ रहा है, और देखो यहां पे ये फिफ्थ थोरेसिक कैविटी बढ़ चुका है। आप देख लो ये मेम्ब्रेन की आपको दिखाई, प्लूरल कैविटी दिखाई पड़ रहा है मेम्ब्रेन के। कभी कभी क्या होता है कि इस यदि मान लो, देखो आप, हमें पता है, अब सुनो बात ध्यान से, कई बार कई मेडिकल से जुड़े हुए क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन है, इनर प्लूरल मेम्ब्रेन है, दोनों के बीच में प्लूरल फ्लूइड भरा हुआ है। कई बार मान लो इस प्लूरल फ्लूइड में हवा भरा गई, कहीं पंचर हो गया, कुछ चोट लग गई, हवा भरा गई, तो हम क्या बोलते हैं उस कंडीशन को, बोलते हैं न्यूमोथोरेक्स, बोलते हैं उसको न्यूमोथोरेक्स कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें सांस लेने में तकलीफ होगी क्योंकि वहां पे एयर भरा गया, अंदर एयर आ गया, तो प्लूरल कैविटी में एयर है। कभी कभी क्या होता है कि कभी मान लो कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया और वहां पर क्या हो गया, वहां पर जो है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने से क्या हुआ, प्लूरल फ्लूइड का वॉल्यूम बढ़ने लगा, वहां पे इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन शुरू हो गया, तो प्लूरल इफ्यूजन बोलते हैं इसको हम। कभी कभी क्या होता है, हीमोथोरेक्स की कंडीशन देखने मिलती है, ब्लड भरा जाता है इसके अंदर आकर के चोट लगने पर। याद रखिएगा, आदमी की थोरेसिक वॉल और लंग्स लंग्स के बीच में इतना क्लोज कनेक्शन है कि मान लीजिए कोई चाकू या शार्प ऑब्जेक्ट जो है वो सीने में लग जाता है, तो उससे क्या हुआ, थोरेसिक कैविटी यदि पंचर हो जाती है ना, तो व्यक्ति तुरंत मर जाता है, सांस नहीं ले पाता है। उसके पीछे कारण ये होता है कि उसका जो नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करने के लिए थोरेसिक वॉल आगे मूव करता है, उसके बाद लंग्स मूव करता है, वॉल्यूम बढ़ता है, एयर अंदर आती है, तो वो जो मैकेनिज्म है वो रप्चर कर जाता है, वो प्रेशर आते हैं, और इसीलिए क्या होता है, इसीलिए जो है वो व्यक्ति फिर जो है वो सांस नहीं ले पाता है। तो कभी भी, और ऐसा एक क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में दे रखा है कि एग्जाम में आ सकता है उठ के, तो कभी स्टैब इंजरी होने पर या थोरेसिक वॉल में जो है वो कहीं चोट नहीं, थोरेसिक वॉल में कहीं रप्चर होने पर, उसमें चोट लगने पर जो है व्यक्ति की सांस लेना रुक सकता है। ठीक है, याद रखेंगे इस चीज को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे लंग्स में क्या, अब हर, जैसे मैंने कहा ट्रेकिया है, ट्रेकिया से क्या गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा। प्राइमरी ब्रोंकाई से क्या गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है। सेकेंडरी ब्रोंकाई से हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। इसका मतलब यह है कि लंग्स के अंदर प्रेजेंट सारे के सारे पार्ट गैसेस एक्सचेंज नहीं करते हैं, दे आर जस्ट कंडक्टिंग पार्ट। गैसेस एक्सचेंज कहां होता है,
एल्विलाई के लेवल पर होता है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स और एल्विलाई के लेवल पर होता है। ठीक है, तो हमने क्या बोला, कंडक्टिंग पार्ट का मतलब हो गया वो हिस्से जो एक्सटर्नल नोज से शुरू होता है और टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक पहुंचता है, वहां तक के टर्मिनल, जो जिस ब्रोंक्यूल से गैस एक्सचेंज हो सकती है वो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, नॉट टर्मिनल ब्रोंक्यूल, वो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल होता है। ठीक है, जो एल्विलाई से जुड़ा होता है। ठीक है, मैंने क्या बोला, मैंने कहा आपसे कि एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से लेके टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक जो है वो जो एटमॉस्फेरिक एयर का ट्रांसपोर्ट जो होता है वो बेसिकली वो उस एयर से फॉरेन पार्टिकल को क्लियर किया जाता है, एयर को ह्यूमिडिफाई किया जाता है और इसको बॉडी टेम्परेचर तक लेकर आया जाता है। ठीक है ना, तो ये कंडक्टिंग पार्ट है। एक्सचेंज पार्ट क्या होते हैं, जो एल्विलाई होती है उनकी डक्ट होती है, ये डक्ट क्या होती है रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, ये होते हैं रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स होते हैं, बारीक बारीक डक्ट होते हैं। ठीक है, तो ये जो होते हैं ये एक्चुअल डिफ्यूजन करते हैं CO2 ऑक्सीजन का और CO2 का, ऑक्सीजन को जो है वो ब्लड को देंगे, CO2 वहां से रिसीव करेंगे ये। ठीक है, याद रखिए एक बार में हम लोग 500 ml 500 ml के आसपास जो है वो एयर को अंदर लेते हैं, जिसे टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। क्या बोलते हैं, जैसे हम टाइडल से हम क्या बोलते हैं, इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं टाइडल वॉल्यूम, वर्ड का यूज करते हैं, इसको हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं इसको हम। ठीक है, टीवी टाइडल वॉल्यूम कहते हैं इसको, टाइडल वॉल्यूम कहते हैं 500 ml के। इसमें से तकरीबन 150 ml जो होता है वो ऐसी एयर होती है जिसको हम एक्सचेंज नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो कंडक्टिंग पार्ट के अंदर होती है। इसे बोलते हैं, इस हिस्से को बोलते हैं एनाटॉमिकल डेड स्पेस कहते हैं। तो एनाटॉमिकल डेड स्पेस का मतलब क्या है, एनाटॉमिकल डेड स्पेस का मतलब है वो हिस्सा जहां से गैस को हम एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं, वो कंडक्टिंग पार्ट का हिस्सा होता है। 150 ml के आसपास होता है। आप बोलोगे सर इतना लंबा हिस्सा ये 150 ml ही क्यों है, जबकि एल्विलाई तो छोटे छोटे अंदर है। बेटा एल्विलाई इतनी बड़ी संख्या में कि सरफेस एरिया कई गुना बड़ा है उनका, इसलिए वो 350 ml के आसपास एयर को वो एक्सचेंज कर पाते हैं। ठीक है, फिर लंग्स कहां होते हैं, थोरेसिक चैम्बर में होते हैं, जो एनाटॉमिकली एक एयर टाइट चैम्बर है। मैंने कहा ना एयर टाइट चैम्बर, तो जब कभी चोट लगती है ना तो ये एयर टाइट वाला कैरेक्टर खत्म हो जाता है। चोट लगने पर हवा बाहर अंदर आ जाएगी तो एयर टाइट नहीं रह पाएंगे, इसलिए जो व्यक्ति सांस नहीं ले पाता है। ठीक है, थोरेसिक चैम्बर में देखो डॉर्सली वर्टिकल कॉलम, देखो बेटा हम जो है वो ह्यूमन बींग्स की बात करें तो हमारा ये सरफेस होता है वेंट्रल और ये होता है डॉर्सल। ठीक है, ये है डॉर्सल और ये है वेंट्रल। ठीक है ना, ये होता है लेटरल। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं, तो याद रखना डॉर्सल सॉरी वेंट्रल, डॉर्सल और लेटरल। ठीक है ना, क्लियर। तो डॉर्सली क्या होता है, वर्टिकल कॉलम होता है, वेंट्रली क्या होता है, स्टर्नम होता है, लेटरली क्या होती है, रिब्स होती है, इसमें लोअर साइड में क्या होता है, डायफ्राम होता है। प्लीज रिमेंबर दिस थिंग्स। क्या यानी थोरेसिक चैम्बर में डॉर्सल सरफेस पर वर्टिकल कॉलम होता है। ठीक है ना, पृष्ठीय सतह पर। वेंट्रल पे आधारी सतह पे क्या होता है, आपका स्टर्नम होता है, यहाँ पे रिब जुड़ी होती है, लेटरली रिब्स होती है इसमें, और लोअर साइड में क्या होता है, डायफ्राम होता है। ऊपर क्या होता है, अरे ऊपर ओपनिंग होगी ना भाई, ट्रेकिया वगैरह, तभी तो एयर अंदर आएगी, कोई तो जगह चाहिए ना अंदर आने के लिए। ठीक है ना, देखिए हम यहां पे केवल रिब्स को देख रहे हैं, स्टर्नम को देख रहे हैं और वर्टिकल कॉलम को देख रहे हैं। नीचे तरफ कहां होगा, डायफ्राम कहां होगा, डायफ्राम होगा यहां पे, यहां होगा, दिस इज द प्लेस जहां पे हमको डायफ्राम देखने मिलेगा, यहां डायफ्राम होगा। ठीक है ना, तो लेटरली रिब्स दिखाई पड़ रही है, सामने तरफ स्टर्नम दिखाई पड़ रहा है हमें वेंट्रल सरफेस पे, और डॉर्सल पे हमको जो है वो वर्टिकल कॉलम दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, एनाटॉमिकल सेटअप ऑफ लंग्स इन थोरेक्स। क्या देखो आप ध्यान से बात सुनो, यहां पे बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आता है। ठीक है, कि हमारे लंग्स जो है वो किस प्रकार से हमारे बॉडी में अपने आप को सेट करते हैं थोरेसिक कैविटी के अंदर। ठीक है, एनी चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक कैविटी के वॉल्यूम में यदि कोई भी परिवर्तन आएगा तो वो सीधा सीधा लंग्स के अंदर हमको दिखाई पड़ेगा, लंग्स में रिफ्लेक्ट करेगा वो। ठीक है, और यही ब्रीथिंग के लिए एसेंशियल है, क्योंकि हम अपने लंग्स के वॉल्यूम को डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते। वी कैन नॉट चेंज हमारा लंग्स का वॉल्यूम, सोचकर हम लंग्स के वॉल्यूम को चेंज नहीं कर सकते हैं। हम अपने वॉलंटरी मसल्स को हम आगे पीछे जोर से सांस ले सकते हैं, जोर से सांस छोड़ सकते हैं। ठीक है, और हमारे जैसे डायफ्राम के कंट्रोल रेस्पिरेशन को हम रोक नहीं सकते हम लोग, यानी कुछ समय तक वॉलंटरी रोकने के बाद में हम लंबे समय तक इसको रोक नहीं सकते हम। ठीक, तो कहने का मतलब यह है कि हमारा जो है हमारी बॉडी में यदि हम कहें यहां पर कि ब्रीथिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारा जो है वो कोई भी परिवर्तन जो थोरेसिक कैविटी में होगा, वॉल्यूम के अंदर कोई भी चेंज, वो हमारे लंग्स के अंदर भी दिखाई पड़ेगा, क्योंकि लंग्स के वॉल्यूम को हम डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते। रेस्पिरेशन में क्या स्टेप होते हैं,
सबसे पहले आप हवा जो अंदर लेते हैं, जो एयर अंदर लेते हैं, एयर बाहर छोड़ते हैं, वो ब्रीथिंग एट के, आप कोई प्योर ऑक्सीजन अंदर नहीं लेते हैं आपके, आप पूरा का पूरा गैसेस कंपोजिशन अंदर लेते हैं। जो भी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2, उस हवा में आप सांस लेते हैं आपके। हम कोई छांट के ऑक्सीजन नहीं लेते हैं हम लोग के, वो अंदर ब्लड में जाता है। क्या होता है हम आगे बात करेंगे। अभी हमने आपसे कहा कि जो एयर एक्सचेंज होता है उसे हम ब्रीथिंग कहते हैं, पल्मोनरी वेंटिलेशन कहते हैं। फिर एल्वेलाई के लेवल पर डिफ्यूजन होता है। जब एल्वेलाई के लेवल पर डिफ्यूजन होता है तो क्या होता है, ऑक्सीजन गोस टू ब्लड कैपिलरी, ऑक्सीजन कहां जाती है, ब्लड कैपिलरी में जाती है, और CO2 बाहर निकलती है ब्लड कैपिलरी में के, यानी ब्लड कैपिलरी में CO2 अधिक होती है तो वहां से वो एल्वेलाई में आ जाती है, और जो है एल्वेलाई के अंदर ऑक्सीजन अधिक होती है तो वहां से वो ब्लड में चली जाती है। क्योंकि एक गैस का डिफ्यूजन दूसरे गैस के डिफ्यूजन को प्रभावित नहीं करता है, हर एक गैस अपने खुद के कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग डिफ्यूज करती है, बेसिक फंडा है। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस ब्लड के थ्रू होता है, ब्लड गैसेस को लेकर कहां पहुंचता है, टिश्यू तक पहुंचता है, वहां पर ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, वहां से CO2 को इकट्ठा करके लेके आता है कहां तक, एल्वेलाई तक लेके आता है। फिर दोबारा डिफ्यूजन होता है, ब्लड लौट के आता है, अब डिफ्यूजन होता है तो CO2 को बाहर छोड़ा, मैंने वही वाली बात हो गई, CO2 को बाहर छोड़ा और ऑक्सीजन को जो है वो रिसीव किया यहां पे, ठीक है ना। और मैंने वही कहा आपसे कि जब टिश्यू के लेवल पर ब्लड पहुंचता है, जब टिश्यू के लेवल पर ब्लड पहुंचेगा तो क्या होगा, वो ऑक्सीजन को वहां पर दे देगा, CO2 इकट्ठा करेगा, वापस एल्वेलाई के लेवल पे आएगा। मतलब यह है कि दो चीजें चल रही होती हैं, एक तो एल्वेलाई के लेवल पर ब्लड में ऑक्सीजन को डाला गया, CO2 को बाहर निकाल दिया गया, ठीक है। टिश्यू के लेवल पर जाकर ऑक्सीजन को बाहर निकाल के टिश्यू को दे दिया और उसका CO2 इकट्ठा कर लिया। मतलब ब्लड जो है वो टू वे काम करता है, एल्वेलाई में जाएगा तो ऑक्सीजन को लेगा, CO2 को रिलीज कर देगा, टिश्यू के पास जाएगा, CO2 को लेगा, ऑक्सीजन को रिलीज कर देगा, ऐसे काम करता है। और इस पूरे पाथवे में, इस पूरे चक्र में हीमोग्लोबिन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, इवन ब्लड प्लाज्मा प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है, क्लियर। फिर इस ऑक्सीजन का इस्तेमाल जो है वो टिश्यू करता है, टिश्यू की सेल्स करती हैं और CO2 को वो प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है, क्लियर। ब्रीथिंग में क्या शामिल है, सांस को अंदर लेना, छोड़ना, के हवा को अंदर लेना, इन करना इंस्पायरेशन, एक्स करना एग्जिट करना, एक्सपायरेशन, एग्जिट करना एक्सपायरेशन, इन करना इंस्पायरेशन, ठीक है। अब मैंने आपको बताया ये सब कुछ निर्भर करता है प्रेशर ग्रेडियंट पे, ठीक है, दबाव में आने वाले परिवर्तन पर निर्भर करता है, ठीक है। जो लंग्स और एटमॉस्फेयर के बीच में, मैंने आपसे कहा था यदि लंग्स के अंदर प्रेशर कम होगा एज कंपेयर टू द एटमॉस्फेरिक एयर, यदि लंग्स के अंदर प्रेशर कम होगा एज कंपेयर टू द एटमॉस्फेरिक एयर, तो हवा अंदर आएगी। हमेशा एयर जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर के जोन की ओर मूव करती है, क्लियर, ठीक है बेटा। और यदि लंग्स के अंदर प्रेशर अधिक होगा तो एयर अंदर से बाहर निकलेगी। मतलब इंस्पायरेशन में क्या चाहिए आपको, इंस्पायरेशन में आपको हवा लंग्स के अंदर चाहिए, सुनिए बात के, इंस्पायरेशन में आपको हवा लंग्स के अंदर चाहिए, तो लंग्स के अंदर का प्रेशर कम होना चाहिए एज कंपेयर टू एटमॉस्फेयर, इसलिए हवा अंदर आएगी। एक्सपायरेशन में हवा बाहर निकालनी है तो लंग्स के अंदर का प्रेशर अधिक होना चाहिए, एटमॉस्फेयर से तो हवा बाहर निकलेगी। इसका मतलब प्रेशर में अंतर होगा तो ही काम हो पाएगा। इसका मतलब प्रेशर ग्रेडियंट इज इंपॉर्टेंट। यदि हम ऐसे किसी रीजन में जाकर रहते हैं जहां पर एटमॉस्फेयर प्रेशर जो है बिल्कुल बराबर ही हो गया हमारे, हम प्रेशर में चेंज ही नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या सांस ले पाएंगे, हम नहीं ले पाएंगे। कहने का मतलब यह है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जो प्रेशर के यानी लंग्स के अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर दोनों में फर्क होगा तो ही आप सांस ले पाएंगे आप, ठीक है ना, क्लियर। तो ये क्या लिखा है, यहां पे लिखा है इसमें प्रेशर ग्रेडियंट, मतलब ग्रेडियंट का मतलब है डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट। ग्रेडियंट वर्ड का मतलब होता है, नहीं मालूम हो तो नोट कर लो, ग्रेडियंट वर्ड का मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है ना, ठीक। तो एयर को अंदर बाहर करने के लिए प्रेशर ग्रेडियंट की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। डायफ्राम होता है स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ मसल, क्या होती है, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल और इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल। इंटरकॉस्टल मसल क्या होती है, मास जो हमारी रिब्स होती हैं, रिब्स के बीच में प्रेजेंट, कॉस्टा मतलब रिब्स, रिब्स के बीच में प्रेजेंट मसल को इंटरकॉस्टल मसल कहते हैं, कि ये प्रेशर ग्रेडियंट को एस्टेब्लिश करने में रोल प्ले करती हैं। जब इंस्पिरेशन होता है तो लंग्स के अंदर का प्रेशर जो इंट्रापल्मोनरी, इंट्रा मतलब अंदर, इंट्रा मतलब अंदर, जो लंग्स के अंदर का प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की तुलना में कम हो जाता है, तो नेगेटिव प्रेशर की कंडीशन बन जाती है, तो एयर अंदर की तरफ रश करती है, ठीक है। इंस्पायरेशन जो होता है वो कैसे शुरू होता है, डायफ्राम अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करेगा। नॉर्मली डायफ्राम होता है डोम शेप, डायफ्राम नॉर्मली डोम शेप होता है,
ठीक है, ये मान लो कैविटी है, डॉम शेप था ये, और डायफ्राम क्या होता है, ये अपने आप को फ्लैट करेगा, फ्लैट करेगा तो वॉल्यूम बढ़ा कि नहीं बढ़ा, देखो खुद देखो आप, यदि ये डायफ्राम है, डायफ्राम को आपने, ये मैंने कहा डॉम शेप डायफ्राम है, आपने क्या किया, इसको कॉन्ट्रैक्ट किया, नीचे लेके आप आए, तो नीचे लेके आप आए तो क्या हुआ, वॉल्यूम बढ़ा कि नहीं बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ा। डायफ्राम प्लेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, डायफ्राम बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। क्या लिखा कि डायफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर जो है वो कैसे, एंटेरो पोस्टर एक्सिस, ये एंटीरियर हिस्सा हो गया, ये पोस्टर हिस्सा हो गया, तो देखो बढ़ा कि नहीं बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ा या नहीं बढ़ा, देखो एंटेरो पोस्टर एक्सिस। अब कई बार कहता हम रट लेते हैं, हम शब्दों को रट लेते हैं, उसका मतलब नहीं समझते हैं, तभी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनते। एंटेरो एंटीरियर पोस्टीरियर के, तो ये हिस्से में वॉल्यूम बढ़ गया है, देखो मैंने इमेज बनाया है, रफ सा इमेज, बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या याद रखना, बड़ी नक्काशी वाले डायग्राम एग्जाम में काम में नहीं आते, एग्जाम में काम में आते हैं रफ डायग्राम जो आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। तो मैंने क्या कहा, मैंने एक सिंपल बॉक्स बनाया, मैंने कहा कि इमेजिन करते हैं कि ये डायफ्राम है, ये पूरा बॉक्स है, नॉर्मली कैसा होता है, नॉर्मल डायफ्राम होता है डॉम शेप होता है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये स्ट्रेट सीधा हो जाता है के, तो आप देखो एंटेरो पोस्टर एक्सिस पे जो है वो वॉल्यूम बढ़ गया है, वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, ठीक है। देखिए आप डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट किया, देखो नीचे तरफ आ रहा है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट किया, नीचे की तरफ आ रहा है, के नीचे की तरफ आएगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, प्रेशर घटेगा तो एयर अंदर की ओर आएगी, ठीक है, क्योंकि एयर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की जोन क्यों आती है। जब डायफ्राम रिलैक्स होगा, ठीक है, रिलैक्स होगा तो वापस से क्या होगा, वॉल्यूम को कम कर देगा, वॉल्यूम कम करेगा तो अंदर प्रेजेंट एयर का प्रेशर बढ़ जाएगा, तो एयर बाहर निकल जाएगी, ठीक है, क्लियर। इंपॉर्टेंट इमेज है, एनसीईआरटी का इमेज है, इंपॉर्टेंट इमेज है, याद रखना बेटा इसको, ठीक है। ये कौन सा नियम है कि वॉल्यूम में परिवर्तन आने पर प्रेशर में परिवर्तन आता है, दैट इज बॉयल्स लॉ, बेटा पढ़ते हैं आप लोग, फिजिक्स में पढ़ते हैं, गैस केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, द प्रेशर ऑफ ए गैस इंक्रीजेस एज इट्स वॉल्यूम डिक्रीजेस, के जैसे ही जो है वो आयतन में कमी आएगी तो गैस का प्रेशर बढ़ेगा, और यदि आयतन में वृद्धि आएगी, वॉल्यूम बढ़े इंक्रीज करेगा तो प्रेशर घट जाएगा, ठीक है। तो ये आपको बॉयल्स लॉ का इक्वेशन आपको याद रखना होता है, इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ठीक है, यही काम कर रहा होता है आपके लंग्स के लेवल पे जाके काम कर रहा होता है, ठीक है ना बेटा, क्लियर। चलिए फिर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, अब नाम याद रखना मसल कट के, कौन सा बेटा, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, ये रिब को ऊपर की ओर उठाता है स्टर्नम में, और क्या करता है ये, अब कौन सा एक्सिस हो गया, ये हो गया डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस। अरे भाई तुम्हें कितनी बार बताऊं मैं तुमको एक ही चीज को, ये हो गया है हमारा डॉर्सल सरफेस, ये वेंट्रल सरफेस के, यदि रिब केज को कोई ऊपर उठा रहा है, कोई रिब केज को ऐसे ऊपर उठा रहा है, रिब केज को कोई ऐसे ऊपर उठा रहा है, तो क्या हो गया, ये डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस पे वॉल्यूम बढ़ गया, ठीक है, याद रखना इस चीज को, ठीक है। क्या होता है बेटा, अभी नीट का नया पैटर्न क्या है, नए पैटर्न में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, दो तीन स्टेटमेंट दे रहे हैं, क्या कितने स्टेटमेंट सही हैं इसमें से, 2 सही है, 3 सही है, तीनों सही है, एसर्शन रीजन वाले क्वेश्चन आ रहे हैं बेटा, तो इसलिए थोड़ा सा अपने आप को तैयार कर लो उसके लिए, है ना, ठीक है। और हाँ, आप में से कई बच्चों ने कहा सर जो आपके क्रैश कोर्स के टेस्ट हो रहे हैं उसमें आप वो हमारा नीट का नया पैटर्न 200 क्वेश्चन में से 180 कर रहे हैं, वो कब से करोगे आप, हमारी टीम काम कर ली है, टेस्टिंग में चल रहा है फीचर, अभी टेस्टिंग होने के बाद हम लोग लॉन्च कर देंगे, एक आध वीक या 2 वीक लगेगा, आपके एग्जाम के बहुत पहले जो है फीचर आपको मिल चुका होगा, एंड जो ऑनलाइन टेस्ट होगा वहां पर भी आप 120 में से 180 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे आप, इस पर हमने टीम ने काम किया, बहुत R&D किया, और हमारी टीम ने भी टेस्टिंग कर रहे हैं उसको कि कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही सिस्टम में, तो फिर आपके लिए लॉन्च कर देंगे उस फीचर को हम लोग, ठीक है ना। हम बेटा हर बात सुनते हैं, हम बोलते थोड़ा कम है क्योंकि लेकिन हम हर बात सुनकर उस पर पहले काम करते हैं हम लोग, ठीक है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं इसमें हम, फिर तो हमने कहा एक्स्ट्रा इंटरकॉस्टल मसल जो है वो रिब केज को ऊपर लिफ्ट करती है, स्टर्नम जो है वो और स्टर्नम और रिब के बीच में कैच जोड़ा जाता है, तो डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस पर जो है वो वॉल्यूम बढ़ जाता है, ठीक है। जैसे ही थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ेगा, पल्मोनरी वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, क्योंकि जुड़ा हुआ है वो दोनों मेम्ब्रेन के बीच में फ्लूइड भरा है, नेगेटिव प्रेशर पे फ्लूइड भरा है तो खींचेगा वो भी बढ़ जाएगा, ठीक है, स्पॉन्ज खींच जाएगा ये, उससे लंग्स के अंदर के प्रेशर में कमी आएगी, वैक्यूम इफेक्ट जनरेट होगा और हवा अंदर आएगी। कौन सा लॉ है ये, बॉयल्स लॉ है, ठीक है ना बेटा, कि प्रेशर में कमी आएगी इसमें और एयर अंदर की ओर मूव करेगी, ठीक है। फिर जब एक्सपायरेशन की बात करेंगे तो इस कंडीशन में लंग्स के अंदर के प्रेशर को हमें एटमॉस्फेयर से अधिक करना पड़ेगा, यानी डायफ्राम रिलैक्स करेगा, इंटरकॉस्टल मसल जो है वो भी रिलैक्स करेंगी, और जो है वो क्या होगा,
कि जो कौन सी इंटरकॉस्टल मसल, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल रिलैक्स करेगी। जब आप अंदर जोर से जबरदस्ती हवा छोड़ते हैं आप, तो उस समय आपकी इंटरकॉस्टल मसल काम कर रही होती है, ठीक है ना। तो अभी क्या होता है, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल हुआ, डायफ्राम रिलैक्स करेगा, यहाँ पे थोरेसिक वॉल्यूम घट जाएगा, थोरेसिक वॉल्यूम घटेगा तो पल्मोनरी वॉल्यूम भी घट जाएगा, और इससे अंदर का प्रेशर बढ़ जाएगा और एयर बाहर की ओर निकल जाएगी, ठीक है, एयर बाहर की ओर वो निकल जाएगी, ठीक है ना। कई बार हम जोर से, बाबा रामदेव सिखाते हैं हमको, जोर से सांस अंदर लो, सांस छोड़ो, के तो ये जो है ना, इसमें जब एक्स्ट्रा एफर्ट करते हैं हम, तो यहां पर बाबा रामदेव सही बोलते हैं, पेट कम करना है तो ये वाली एक्सरसाइज करो आप, क्योंकि पेट कम करने के लिए आपको एब्डोमेन की मसल्स को स्ट्रांग करना पड़ेगा आपको, के तो एब्डोमेनल मसल जो होती है वो एक्स्ट्रा एसेसरी मसल्स हैं, जो एसेसरी मसल है, जो एफर्ट करने पर यानी आप एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहते हैं सांस अंदर लेने के लिए, छोड़ने के लिए, फोर्सफुली आप एयर अंदर लेना चाहते हैं, फोर्सफुली एयर बाहर छोड़ना चाहते हैं, तो वैसे में एब्डोमेनल मसल्स भी रोल प्ले करती है। एक हेल्दी एडल्ट जो होता है 1 मिनट में 12 से 16 बार जो है वो सांस लेता है, रेस्पिरेटरी रेट इज 12 to 16 पर मिनट, ठीक है ना। स्पायरोमीटर वो इक्विपमेंट होता है जिससे हम ये पता लगाते हैं कि कितना एयर आप अंदर ले रहे हो नॉर्मल सांस लेने में, कितना एयर बाहर छोड़ रहे हो नॉर्मल सांस छोड़ने में, कितना एयर अंदर ले रहे हो आप फोर्सफुली सांस अंदर लेने में, कितना एयर बाहर छोड़ रहे हो आप फोर्सफुली हवा बाहर छोड़ने में। तो आप अलग अलग प्रकार के पल्मोनरी वॉल्यूम को, कि लंग्स के अंदर कितना एयर आप फोर्सफुली अंदर ले सकते हो, क्या क्या पॉसिबिलिटी है, सुनना बात, क्या क्या पॉसिबिलिटी हमारे पास है। पॉसिबिलिटी नंबर 1, नॉर्मल अंदर सांस लें, नॉर्मल सांस बाहर छोड़े, पॉसिबिलिटी नंबर 1, सुनना बेटा बात को, पॉसिबिलिटी नंबर 1 है ना, नॉर्मल सांस अंदर ले, नॉर्मल बाहर छोड़े, ठीक है। पॉसिबिलिटी नंबर 2, नॉर्मल सांस ले और भी हवा अंदर लें, फोर्सफुली एयर अंदर लें, मतलब नॉर्मल हवा सांस लेने के अलावा और भी एक्स्ट्रा एयर को हम अंदर ले लें फोर्सफुली, ठीक है, एक पॉसिबिलिटी हो गया। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है, नॉर्मल सांस बाहर छोड़े, नॉर्मल सांस अंदर लिया, नॉर्मल सांस बाहर छोड़ा और थोड़ा और एफर्ट किया अंदर की थोड़ी हवा और बाहर निकालने के लिए, मतलब नॉर्मल इंस्पायरेशन, नॉर्मल एक्सपायरेशन प्लस मोर एयर बाहर रिलीज किया हमने, ये भी पॉसिबिलिटी है। और पॉसिबिलिटी क्या है, नॉर्मल सांस अंदर ली, एक्स्ट्रा सांस अंदर ली, नॉर्मल सांस बाहर छोड़ी और एक्स्ट्रा सांस बाहर छोड़ी, जोड़ सकते हैं ना इसको भी हम, है ना। तो मतलब कहने का ये कि हम ऐसे, इसके अलावा क्या पॉसिबिलिटी है, अब ये तो है वही पॉसिबिलिटी, कान से हवा अंदर ले ली, है ना, हाथों से हवा अंदर ले ली, जादू, धूप, वो भी नहीं पॉसिबिलिटी, कुछ भी धूप धूप हवा हवा नहीं ना, ठीक है, वही पॉसिबिलिटी है। नॉर्मल सांस अंदर लोगे, नॉर्मल सांस बाहर छोड़ोगे, ठीक है, नॉर्मल सांस अंदर लेके जोर से सांस बाहर छोड़ सकते हो, ठीक है, नॉर्मल सांस अंदर लेके जोर से सांस अंदर ले सकते हो, यही तो पॉसिबिलिटी है। इसी को हम कैलकुलेट करते हैं स्पायरोमेट्री से, और इससे पता लगाते हैं कि लंग्स की क्षमता कितनी है, कितना एयर अंदर जा सकता है, कितना एयर बाहर निकल सकता है, हम अलग अलग चीजों का पता लगाते हैं इससे, स्पायरोमेट्री है वो, ठीक है। और इसका उपयोग करते हैं जो डॉक्टर जो है वो, जो डॉक्टर लंग स्पेशलिस्ट होते हैं, बेसिकली लंग स्पेशलिस्ट बनने के लिए क्या करना पड़ता है, एमबीबीएस करो, एमडी करो, डीएम पल्मोनरी मेडिसिन करो, डीएम पल्मोनरी मेडिसिन करना होता है आजकल, लेकिन एमडी पल्मोनरी मेडिसिन डायरेक्ट भी होने लगा है, ठीक है। तो ये होते हैं चेस्ट फिजिशियन होते हैं, ठीक है ना। अब आगे बात करते हैं, टाइडल वॉल्यूम का मतलब क्या, इंपॉर्टेंट के, जो आप नॉर्मल सांस लेते हो बगैर किसी एफर्ट के, विदाउट एनी एफर्ट के, विदाउट एक्स्ट्रा एफर्ट, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट किए बगैर नॉर्मल सांस अंदर लेते हो तो कितना एयर अंदर लोगे या कितना बाहर छोड़ोगे, और लिखा ना उठा, दोनों में से एक पॉसिबिलिटी, नॉर्मल कितना सांस अंदर लिया आपने या नॉर्मल कितना सांस बाहर छोड़ा आपने, वो होता है टाइडल वॉल्यूम, जो 500 ml होता है। कितना होता है, 500 ml होता है, ठीक है। 1 मिनट में आप देखोगे तो आपने क्या किया, 12 से 16 होता ना, उससे मल्टीप्लाई कर दिया आपने 500 को, तो 6 लीटर से लेके 8 लीटर के आसपास जो है पर मिनट एयर हमारी बॉडी में अंदर जाता है, ठीक है ना, क्लियर। तो टाइडल वॉल्यूम कितना होता है, 500 ml कर लेना, 500 ml होता है टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम कितना होता है, 500 ml होता है। अब ये 6 से 8 लीटर कैसे निकाला हमने, 6000 to 8000 ml कैसे निकाला हमने, अरे 12 से 16 बार 1 मिनट में सांस लेता आदमी, मल्टीप्लाई कर दिया हमने उसको, ठीक है। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का मतलब क्या, यानी एक व्यक्ति एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर बाय फोर्सिबल इंस्पायरेशन, के मतलब कितना एयर हम नॉर्मल सांस लेने के अलावा और अंदर ले सकते हैं, यानी फोर्स से
फोर्सिबल इंस्पायरेशन करें, हम पूरी ताकत से सांस अंदर लें, हम पूरी ताकत से सांस अंदर लें तो कितना वॉल्यूम ऑफ एयर हम अंदर ले सकते हैं, वो है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, भूलना नहीं, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के 2500 से लेके 3000 मिली ml होता है, मतलब 2.5 से 3 लीटर के आसपास होता है। ये कौन सा वाली चीज है, यानी आप नॉर्मल सांस लेने के अलावा कितना नॉर्मल सांस लेने के अलावा, नॉर्मल सांस 500 ml ले रहे हो, उसके अलावा कितना एयर लंग्स के अंदर और भर सकते हो आप, वो है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, सभी वॉल्यूम याद करना है, मैं लिख दूं यहां पे ऐसे कि सभी वॉल्यूम और कैपेसिटी को लिखकर अपने स्टडी टेबल के सामने लगा लीजिए, याद रहना चाहिए। एक दूसरे से पूछते रहो, जब तक पूछते रहो तब तक वो याद ना हो जाए पूरा। क्लियर? ठीक है। एक्सपेक्टेड रिजर्व वॉल्यूम का मतलब क्या है, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर, एक पर्सन जो है एक नॉर्मल सांस छोड़ने के अलावा कितना एयर और एक्स्ट्रा बाहर छोड़ सकता है जो लंग्स के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है लेकिन वो फोर्सफुली बाहर नहीं निकाला है। जब आप फोर्सफुली बाहर निकालोगे नॉर्मल सांस छोड़ने के अलावा तो कितना एयर और बाहर निकाल सकते हो, शर्त ये कि आपने सांस नॉर्मल ली हो। नॉर्मल सांस लेने के अलावा जब नॉर्मल सांस छोड़ रहे हो उसके अलावा कितना एयर बाहर निकाल सकते हो, दैट इज द एक्सपेक्टेड रिजर्व वॉल्यूम। 1000 से लेके 1100 ml होता है। कुछ एयर ऐसा होता है जो लंग्स में से कभी बाहर नहीं निकलता है, यानी यू कैन नॉट, आप उसको बाहर नहीं निकाल सकते हो। के ऐसा एयर जो लंग्स में हमेशा प्रेजेंट रहेगा, यदि ऐसा नहीं होगा तो लंग्स कोलैप्स नहीं कर जाएंगे। तो कुछ ना कुछ एयर लंग्स में ऐसा प्रेजेंट रहेगा हमेशा जिसको आप बाहर नहीं निकाल सकते हो, और जिस एयर को बाहर नहीं निकाल सकते हो उसको स्पायरोमीटर से भी नहीं देख सकते हो। ठीक है, वो कितना होता है, वो कहलाता है रेसिडुअल वॉल्यूम कहलाता है। ये होता है 1100 ml से लेके 1200 ml होता है। ठीक है ना, ये 1100 से लेके 1200 ml होता है ना। इसको हम डायरेक्टली स्पायरोमीटर से नहीं देख पाते हैं। देखो क्या बोल रहा है, नॉर्मल सांस लिया छोड़ा आपने टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। एक्स्ट्रा सांस बाहर छोड़ा आपने, इसके ऊपर एक्स्ट्रा छोड़ा आपने, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अंदर लिया आपने, नॉर्मल सांस अंदर लिया आपने, और एक्स्ट्रा सांस कितना अंदर लिया आपने, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के। सांस छोड़ा आपने, उसका एक्स्ट्रा कितना छोड़ सकते हैं आप, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के। और जो नहीं निकल सकता लंग्स में वो है आपका, जहां पर ग्राफ नहीं पहुंच रहा है, जो हमेशा लंग्स में प्रेजेंट रहेगा, वो रेसिडुअल वॉल्यूम है। क्लियर है ना? तो हम समझ गए, हमने कहा कि ये हो गया आपका 500 ml हो गया ये आपका, ठीक है। ये 2500 से 3000 हो गया आपका ये आपका क्या हो गया बेटा, ये आपका 1000 से 1100 हो गया आपका ये, और ये 1100 से 1200 हो गया, यही ना। देखो आप, ठीक है ना, याद रखिए। टाइडल वॉल्यूम 500 ml है, इंस्पायरेटरी वॉल्यूम 2500 से 3000 ml है, एक्सपेक्टेड वॉल्यूम जो है वो 1000 से 1100 ml है, और रेसिडुअल वॉल्यूम 1100 से 1200 ml है। देखो यही लिखा हमने ना, ठीक है। इसका मतलब ये है, वॉल्यूम वाइज बात करें तो हमने कहा कि जो है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बड़ा है किससे, रेसिडुअल वॉल्यूम से, और ये बड़ा है किससे, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम से, और ये बड़ा है टाइडल वॉल्यूम से। ऐसे भी कई बार सिली क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है ना, कि तुम्हें वॉल्यूम याद है कि नहीं याद है, तो इसका सीक्वेंस पूछ लिया उसने, सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा, सबसे छोटा वैल्यू कौन सा, है ना। तो याद रखना बेटा इसको, ठीक है, इसको याद रखना इसको, ठीक है। चलिए, अब इन्हीं वॉल्यूम को जोड़कर हम कुछ कैपेसिटी निकालते हैं ना, घटा के नहीं बोलेंगे, जोड़कर हम कुछ कैपेसिटी निकालते हैं। घटा भी सकते हैं भाई, यदि हम दिमाग लगाएं तो घटा के भी निकाल सकते हैं कैपेसिटी हमके। तो अभी हमने क्या बोला, हमने कहा कि पल्मोनरी कैपेसिटी को हम वॉल्यूम के आधार पर निकालते हैं हमके, और इसका उपयोग हम क्लिनिकल डायग्नोसिस में करते हैं। डॉक्टर्स का उपयोग जो है वो अपने कंक्लूजन में पहुंचने के लिए करते हैं कि कौन सी बीमारी होती है, लंग्स में फाइब्रोसिस है कि लंग्स में कैंसर है, लंग्स में क्या एम्फाइसीमा है, अस्थमा है, क्या है, उसका अंदाजा उनको लग जाता है किससे, वॉल्यूम से, कैपेसिटी से अंदाजा लगा लेते हैं। जैसे कि कुल सांस लेने की क्षमता कितनी है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कितनी है। अब जाहिर सी बात है, दिमाग लगाओ आप, ठीक है। पूछ रहा है आपसे वो, कैपेसिटी मतलब क्षमता, कुल सांस लेने की क्षमता कितनी है, तो आपने बोला देखो भाई ऐसा है, हम एक तो नॉर्मल सांस अंदर लेंगे टाइडल वॉल्यूम, प्लस हम एक्स्ट्रा सांस अंदर लेंगे इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये कुल सांस लेने की क्षमता है, कितनी हो गई है, 500 प्लस 2500 या 3000 बोल सकते हैं इसको, है ना, इतनी होगी सांस लेने की क्षमता, दैट इज द इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। तो बेटा कैपेसिटी के वॉल्यूम दे नहीं रखे बुक में, ध्यान से बात सुना, कैपेसिटी के वॉल्यूम आपकी एनसीईआरटी में दे नहीं रखे, पर एग्जामिनर टिनिंग टिनिंग पूछ सकता है, एग्जामिनर पूछ सकता है, तो तुम याद रखना इसको,
क्लियर। फिर कुल सांस बाहर छोड़ने की क्षमता कितनी होगी, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। तुम बोलोगे अरे सर टाइडल वॉल्यूम छोड़ते हैं और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम छोड़ सकते हैं एक्स्ट्रा, तो ये हमारी कुल बाहर सांस छोड़ने की क्षमता हो गई। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी हो गई, कितना हो गया 500 प्लस 1000 या 1100, दैट्स ऑल। ये वॉल्यूम तो तुमको याद रखने पड़ेंगे, तो तुमको कैपेसिटी भी निकाल पाओगे। फिर फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, कि भैया ऐसा है जब तुम नॉर्मल सांस बाहर छोड़ते हो, देखो एग्जामिनर क्या पूछ रहा है तुमसे, समझो बातों का मतलब समझो। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, जब तुम सांस नॉर्मल बाहर छोड़ते हो तो तुम्हारे लंग्स में क्या बच जाता है, तुमने कहा नॉर्मल सांस बाहर छोड़ता हूं तो मेरे लंग्स में बचता है रेसिडुअल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, क्योंकि ईआरवी को मैं तभी बाहर निकाल सकता हूं जब जोर से सांस बाहर छोड़ूं, नॉर्मली बाहर नहीं निकालता उसको मैं। तो ईआरबी प्लस आरबी दैट इज दी एयर। तो कोई पूछता है, तुम देखो एग्जामिनर ऐसे ही घुमा के पूछेगा, एग्जामिनर तुमसे ऐसे ही घुमाकर पूछेगा, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ही होगा कि नॉर्मल सांस छोड़ने के बाद, नॉर्मल सांस बाहर छोड़ने के बाद जो एयर लंग में भरता है, प्रेजेंट होता है, वो कौन सा कैपेसिटी है, उसका नाम क्या बोलोगे उसको बोलोगे फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी बोलोगे। वाइटल कैपेसिटी का मतलब क्या है, मतलब ये कि एक आदमी जोर से सांस अंदर ले और जोर से सांस बाहर छोड़े तो कुल कितना एयर अंदर बाहर कर सकता है वो, क्या ठीक है। मैंने आपसे कहा कि देखो सिंपल से वो क्या बोल रहा है द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रीथ इन और आफ्टर ए फोर्स एक्सपायरेशन और मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन ब्रीथ आउट आफ्टर ए फोर्स इंस्पायरेशन। जोर से सांस बाहर छोड़ने के बाद कुल कितना एयर अंदर व्यक्ति जोर से अंदर ले सकता है। मतलब यदि जोर से आपने सांस बाहर छोड़ी है, जोर से आपने सांस बाहर छोड़ी है और अब आप फोर्सफुली सांस अंदर ले रहे हैं, तो क्या अंदर ले रहे हैं आप, देखो बेटा जब तुमने जोर से सांस को बाहर छोड़ा था तो तुमने एक तो टाइडल वॉल्यूम बाहर निकाला होगा और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बाहर निकाला होगा, मतलब टीवी बाहर निकाला, ईआरबी बाहर निकाला। अब तुम जोर से सांस अंदर ले रहे हो तो पहले तुम क्या भरोगे, ईआरबी अंदर भरोगे, फिर टीवी अंदर भरोगे, फिर तुम आईआरबी अंदर भरोगे, क्योंकि तुम जोर से सांस ले रहे हो जोर से सांस छोड़ने के बाद। समझा करे बात को, क्या बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं नॉर्मली सांस को अंदर बाहर लेते हैं, टाइडल वॉल्यूम बाहर निकालते हैं, जोर से सांस बाहर छोड़ी, टाइडल वॉल्यूम प्लस ईआरबी बाहर निकाल दिया। अब जोर सांस अंदर ली हमने तो टीबी भी अंदर लेंगे, ईआरबी भी अंदर लेंगे और आईआरबी भी अंदर लेंगे, दैट इज दी वाइटल कैपेसिटी। ठीक है, कितना होता है जोड़ लो भाई, ईआरबी कितना 1000 से 1100, टीबी कितना 500, आईआरबी कितना 2500 प्लस या 3000, है ना रेंज है ना उसका। एक टोटल लंग कैपेसिटी में सारा एयर जोड़ दो भाई, जो जो ले सकता है, यानी टोटल एयर जितना आ सकता है लंग्स के अंदर वो टोटल लंग कैपेसिटी कितना। आरबी हमेशा प्रेजेंट रहेगा लंग्स में, ईआरबी होता है, टीवी ले सकते हो और आईआरबी अंदर ले सकते हो, तो टोटल एयर कितना, टोटल लंग कैपेसिटी इतना हो गया, वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम, है ना क्लियर। तो ये टोटल एयर जोर से सांस अंदर लेने पे जो है टोटल एयर जो अंदर प्रेजेंट रहेगा वो टोटल लंग कैपेसिटी है। ठीक है, तो ये सभी कैपेसिटी वॉल्यूम तुमको याद होना चाहिए, ठीक है ना। मेरे साथ याद करो एक लास्ट बार, ठीक है। नॉर्मल सांस अंदर बाहर लेंगे टाइडल वॉल्यूम 500 ml, नॉर्मल सांस अंदर लेने के अलावा एक्स्ट्रा एफर्ट करके और हवा अंदर लेंगे, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 2500 से 3000 ml। नॉर्मल सांस बाहर छोड़ेंगे टाइडल वॉल्यूम 500 ml, उसके अलावा जो एयर बाहर निकाल सकते हैं वो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1000 से 1100 ml। वो एयर जो लंग्स में हमेशा प्रेजेंट रहेगी रेसिडुअल वॉल्यूम 1100 से 1200 ml। क्लियर, इतनी सी तो बात है, ठीक है। एल्वलाई क्या होते हैं, अब आगे एल्वलाई पे हम, ठीक है। ये प्राइमरी साइट फॉर एक्शन ऑफ गैसेस होते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन और CO2 का एक्शन सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू होता है और डिपेंड करता है ये प्रेशर ग्रेडियंट पे, जहां जब CO2 अधिक होगी तो वो देखो सिंपल सी बात है, CO2 अपने प्रेशर ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग मूव करेगी, ऑक्सीजन अपने प्रेशर ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग मूव करेगा, ठीक है ना। गैस की सॉल्युबिलिटी और मेम्ब्रेन की थिकनेस वो फैक्टर होते हैं जो रेट ऑफ डिफ्यूजन को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। कोविड के इन्फेक्शन में, जब कोविड का इन्फेक्शन लंग्स में होता है तो सांस लेने में दिक्कत होती है, क्योंकि लंग्स में फ्लूइड भरा जाता है, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होती है, लंग्स में इन्फ्लेमेशन होता है, वहां पर जो है हमारा इम्यून सिस्टम काम करता है, पस या फ्लूइड इकट्ठा होने लगता है और उससे मेम्ब्रेन की थिकनेस बढ़ जाती है, इसीलिए जो है सांस लेने में तकलीफ होती है, इसलिए ऑक्सीजन सपोर्ट की आवश्यकता होती है, ठीक है। फिर
पार्शियल प्रेशर का मतलब क्या होता है कि एक कंपोजिशन है गैस का, ठीक है, एक गैस का मिश्रण है, तो उस गैस के मिश्रण में, कंपोजिशन में, हर एक गैस का अपना एक सर्टेन परसेंटेज है कि भाई नाइट्रोजन 78%, 79% है, 21% ऑक्सीजन है, ठीक है, 0.03% जो है वो CO2 है। तो हर एक गैस का अपना एक कॉन्सेंट्रेशन होता है एक गैसेस कंपोजिशन में, उसी कॉन्सेंट्रेशन के अकॉर्डिंग उन गैस का अपना अपना एक दबाव होता है, प्रेशर होता है, ठीक है। इसे डाल्टन्स गैस लॉ बोलते हैं। डाल्टन ने बताया था कि जो है वो हर एक गैस का अपना जो भी गैस का कंपोजिशन मिक्सचर है, मिक्सचर में जो भी गैस जिस भी परसेंटेज में प्रेजेंट है, उसी परसेंटेज के अकॉर्डिंग उसका अपना एक पार्शियल प्रेशर होता है, अपना अपना आंशिक दबाव होता है, ठीक है। तो प्रेशर ऑफ एन इंडिविजुअल गैस इन मिक्सचर ऑफ गैसेस के, जैसे ऑक्सीजन के लिए हम कहते हैं PO2 का मतलब क्या होता है, PO2 का मतलब होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, PCO2 का मतलब होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, ठीक है ना, याद रखिएगा। मैंने आपको बताया कि डिपेंड करता है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस पे, रेट ऑफ डिफ्यूजन, ध्यान से बात सुना, पॉइंट इज टू बी नोटेड, के पॉइंट दिमाग में रख के कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस का मतलब है जो गैस घुलती है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग CO2 का सॉल्युबिलिटी जो है वो ऑक्सीजन की तुलना में अधिक है, यानी CO2 का जो सॉल्युबिलिटी है वो ऑक्सीजन की तुलना में 20 से लेकर 25 टाइम मोर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका मतलब है कम पार्शियल प्रेशर के डिफरेंस पे भी, ध्यान से बात सुना, इसका मतलब है कम पार्शियल प्रेशर के डिफरेंस पे भी CO2 को आप आसानी से डिफ्यूज कर सकते हैं। मतलब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर अधिक होगा, CO2 का पार्शियल प्रेशर कम होगा, तो भी CO2 का डिफ्यूजन फास्ट होगा क्योंकि उसकी सॉल्युबिलिटी अधिक है, ठीक है। देखिए डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर कहता है आपसे कि अलग अलग कंपोजिशन, देखो आप बता रहा है P1 का प्रेशर, P2 का प्रेशर, दोनों को जोड़ दिया पार्शियल, तो उसका प्रेशर इकट्ठा आया। तो हर एक गैस का अपना अपना प्रेशर, एक मिक्सचर में हर एक गैस का अपना एक पार्शियल प्रेशर होता है, ठीक है। अब ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। देखो बेटा, रेस्पिरेटरी गैस ऑक्सीजन और CO2 की बात करें तो एटमॉस्फेरिक एयर में, ठीक है, यहां पे mmHg में ले रखा है, यानी यहां पे पार्शियल प्रेशर ले रखा है इन्होंने, इन्होंने यहां पर पार्शियल प्रेशर को काउंट किया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, के ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर एटमॉस्फेरिक एयर में कितना होता है, 159 होता है, और CO2 का 0.3 होता है, याद रखना, इंपॉर्टेंट वैल्यू है, ठीक है। एल्बलाई में कितना होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 40 होता है CO2 का, और 104 होता है ऑक्सीजन का, के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये MCQ में पूछा गया है बेटा, याद रखना के, यानी 104, यानी ये NTA के मॉक टेस्ट के MCQ में कि एल्बलाई के अंदर प्रेजेंट ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना होता है, 104 होता है, ठीक है। और जो एल्बलाई के पास से जो कैपिलरी गुजरती है उस ब्लड में कितना होता है, 40 होता है। इतना बड़ा अंतर है, इसलिए ऑक्सीजन यहां से यहां मूव करती है, ठीक है। और कब तक, यानी जब तक वो कैपिलरी में कब कितना प्रेशर बढ़ा देती है, वो 40 से बढ़कर जाता है वो 95, ठीक है, यानी पूरा ऑक्सीजन अंदर 104 अंदर नहीं जा पाएगा, और जब तक डिफ्यूज करेगा तो 95 mmHg तक प्रेशर को बढ़ा देगा। और टिश्यू में कितना होता है, ऑक्सीजन 40 होता है, तो ये ऑक्सीजन यहां पे चली जाएगी, ठीक है। तो अपने पार्शियल प्रेशर के अकॉर्डिंग ऑक्सीजन मूव करती है, ऑक्सीजन अपने खुद के पार्शियल प्रेशर के अकॉर्डिंग मूव करेगी, वो एल्वलाई से ब्लड में जाएगी, ब्लड से वो जो है वो कहां जाएगी, टिश्यू में जाएगी वो, ठीक है। कितना जाएगा वो, 40 से 95 हो जाएगा, मतलब 55 के आसपास ऐड हो जाएगा उसमें प्रेशर, ठीक है। CO2 की बात करें तो एटमॉस्फेरिक एयर में CO2 होती है 0.3 होती है ये पार्शियल प्रेशर, और एल्वलाई में 40 होता है, एल्वलाई में 40 होता है, एल्वलाई में 40 होता है ये, इसीलिए CO2 एल्वलाई से निकलकर बाहर एटमॉस्फेयर में आती है रैपिडली, ठीक है। जो ब्लड एल्वलाई के पास से गुजरता है उसमें 45 होता है CO2 का पार्शियल प्रेशर, इतना कम अंतर, लेकिन बेटा अंतर कम होने के बावजूद चूंकि CO2 की सॉल्युबिलिटी 20 से 25 टाइम मोर है, तो CO2 तेजी से डिफ्यूज होती है, ठीक है। जैसे CO2 को बाहर निकालते हैं 40 आता है उसका पार्शियल प्रेशर, ठीक है। टिश्यू में कितना होता है, 45 होता है, तो टिश्यू से ब्लड में आएगा, ब्लड से जो है वो कहां आएगा, अपना एल्वलाई के पास जाएगा वो, ठीक है, क्लियर। तो ये पार्शियल प्रेशर आपको याद रखने में डट के, तो ऑक्सीजन अपने पार्शियल प्रेशर के अकॉर्डिंग मूव करती है, वो एल्वलाई से टिश्यू तक पहुंचती है, और CO2 अपने पार्शियल प्रेशर के अकॉर्डिंग मूव करती है, वो टिश्यू से एल्वलाई तक पहुंचती है, ठीक है। देखिए आप, एट द सेम टाइम जो है वो क्या हो रहा होता है, आप देख रहे हैं कि एल्वलाई से ऑक्सीजन जो है वो ब्लड के थ्रू टिश्यू तक पहुंचती है, और टिश्यू से CO2 जो है एट द सेम टाइम कहां पहुंचती है, एल्वलाई तक पहुंचती है वो, ठीक है, क्लियर। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन में 3 लेयर होती है, ये मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन नीट 2022, ठीक है। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन में 3 लेयर होती है, ठीक है।
एक तो होती है एल्वेलाई की अपनी स्क्वामस इपिथेलियम, एल्वेलाई में अपनी होती है स्क्वामस इपिथेलियम होती है, याद रखना है, ठीक है। एक होती है कैपिलरी की एंडोथेलियम, और दोनों के बीच में होता है बेसमेंट मटेरियल, बेसमेंट सब्सटेंस होता है। तो 3 लेयर हमको देखने मिलती है, ठीक है। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन 1 मिलीमीटर से भी कम मोटी होती है, ठीक है। ब्लड जो होता है मिलीमीटर में ही दे रखा है ना, माइक्रोमीटर में तो नहीं, एक बार चेक कर लेता हूं उसको, मैं मिलीमीटर में ही होना चाहिए, ठीक है। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन जो होती है इट इज, हाँ मिलीमीटर में दे रखा है, कंफ्यूज मत करना बेटा, जो एनसीईआरटी में लिखा वही मानेंगे हम, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा कि 1 मिलीमीटर से कम थिक होती है। ब्लड जो होता है इट इज ए मीडियम ऑफ फॉर ट्रांसपोर्ट के, याद रखिए। अब ये फिगर मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन 2022 के, देखो बेटा मैं कई क्वेश्चन बता रहा हूं आपको एक चैप्टर में जो एग्जाम में आने की सबसे अधिक संभावना है, ठीक है। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट याद रखिएगा, 97% ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है आरबीसी। रेड ब्लड कॉर्पसस उसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है, उससे कैरी होता है, कि केवल 3% ऑक्सीजन जो होता है वो प्लाज्मा के थ्रू कैरी किया जाता है। CO2 के ट्रांसपोर्ट की बात करोगे तो 20 से 25% आरबीसी के थ्रू होता है, और 70% बाइकार्बोनेट के फॉर्म में होता है जो प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होता है, और डायरेक्टली प्लाज्मा में डिसॉल्व होकर 7% होता है। तो 70% तक बाइकार्बोनेट के फॉर्म में CO2 को ट्रांसपोर्ट करते हैं, 7% प्लाज्मा में डिसॉल्व फॉर्म में करते हैं, और 20 से 25% हीमोग्लोबिन से जुड़कर जो है वो CO2 ट्रांसपोर्ट होती है, ठीक है। तो कितने परसेंट CO2 हीमोग्लोबिन के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है? 20 से 25%। कितने परसेंट CO2 प्लाज्मा में डायरेक्टली घुलकर जाती है? 7%। कितने परसेंट CO2 प्लाज्मा में बाइकार्बोनेट के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है? 70%, ठीक है। कितने परसेंट ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में हीमोग्लोबिन से जुड़कर ट्रांसपोर्ट होती है? 97%, ठीक है। याद रखना डेटा है। देखो ये हम देख रहे हैं यहाँ पे रेस्पिरेटरी जो है वो सरफेस देख रहे हैं, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन देख रहे हैं हम। यहां से गैसेस एक्सचेंज होगा, बताए एल्वेलाई का लेयर देख रहे हैं यहाँ पे आप, 1 सेल थिक एल्वेलर वॉल दिखाई पड़ रही है आपको, है ना, स्क्वामस एपिथेलियम। फिर आप ब्लड कैपिलरी का वॉल देख रहे हैं, एंडोथेलियम देख रहे हैं आप, और उसके बीच में बेसमेंट सब्सटेंस प्रेजेंट है, ठीक है। हीमोग्लोबिन रेड कलर का पिगमेंट है बेटा, आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है, आरबीसी के अंदर पाया जाता है, याद रखिएगा के आरबीसी के अंदर पाया जाता है। हीमोग्लोबिन जो होता है पता 2 अल्फा चेन 2 बीटा चेन होती है, कहां पढ़ा हमने? बायोमोलिक्यूल्स के अंदर पढ़ा हमने, ठीक है। तो दोबारा वहां डिटेल में नहीं जाएंगे, अभी इतना समझिए हीमोग्लोबिन आयरन कंटेनिंग जो है वो एक क्वार्टरली स्ट्रक्चर वाला कॉम्प्लेक्स प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है। इसमें 4 चेन, 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन होती है इसके अंदर, ठीक है। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जुड़ता है रिवर्सिबल मैनर में, मतलब जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर अधिक होगा तो हीमोग्लोबिन से वो जुड़ जाएगा, जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होगा तो हीमोग्लोबिन को छोड़ देगा वो। मतलब हीमोग्लोबिन जिस एनवायरमेंट में प्रेजेंट है, ध्यान से बात सुना, हीमोग्लोबिन जिस एनवायरमेंट में प्रेजेंट है उस पर फर्क पड़ता है। यदि हीमोग्लोबिन जहां प्रेजेंट है वहां पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर अधिक है तो ये ऑक्सीजन को जोड़ लेगा अपने पास। हीमोग्लोबिन यदि ऐसी जगह पहुंचता है जहां पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम है तो ये ऑक्सीजन को छोड़ देगा, मतलब रिवर्सिबल मैनर में काम करता है। जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जुड़ता है तो उसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन कंडीशन क्या बोलते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। एक हीमोग्लोबिन में 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को वो कैरी कर सकता है, एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी कर सकता है। हीमोग्लोबिन में 4 पेप्टाइड चेन होती है, 2 अल्फा 2 बीटा चेन होती है, और हर एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी करता है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन अफेक्ट द बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन, मैंने कहा ना जहां पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर अधिक होगा वहां पर हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन जुड़ेगा, और जहां पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होगा वहां पर हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन बाहर निकलेगा, ठीक है ना। इसके अलावा जो CO2 का पार्शियल प्रेशर है, हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन है, टेम्परेचर है, वो भी ऑक्सीजन की बाइंडिंग को हीमोग्लोबिन से अफेक्ट करता है, ठीक है। इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक हम ग्राफ तैयार करते हैं, उसे बोलते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आएगा आने वाला, ठीक है। ये आएगा, वो कह रहा है, मैं उसे चिक चिक के कह रहा है कि मैं एग्जाम में आऊंगा, पढ़ लो मेरे को, अच्छे से पढ़ लो, राइट कब शिफ्ट होता है, लेफ्ट कब शिफ्ट होता है, पढ़ लो एक बार से, ठीक है। कौन कह रहा है? ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व कह रहा है, ठीक है। सिग्मॉइडल शेप का कर्व होता है, ठीक है, सिग्मॉइडल बोलते हैं ऐसा, ठीक है, जो किसके बीच बनाते हैं? परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, कितना हीमोग्लोबिन के अंदर ऑक्सीजन के जुड़ने पे परसेंटेज सैचुरेशन हुआ हीमोग्लोबिन का, और उसको हम ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर के अगेंस्ट, कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना होगा और उसमें हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन कितना होगा, वैसे हम तो एक्स एक्सिस पे किसे रखोगे आप? इंडिपेंडेंट फैक्टर को रखोगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन,
और हीमोग्लोबिन का सिचुएशन कहां रखोगे आप, वाई एक्सेस पे रखोगे आप, ठीक है। इससे हम पता लगा पाते हैं कि CO2 के पार्शियल प्रेशर का क्या असर पड़ता है इस पर, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन का क्या असर पड़ता है, इससे ये पता लगा सकते हैं हम, ठीक है। एल्वलाई के अंदर सभी कंडीशन उस अनुसार होती हैं जिससे ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन सके, क्योंकि एल्वलाई में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर अधिक होता है और CO2 का पार्शियल प्रेशर कम होता है, इसीलिए एल्वलाई के अंदर कंडीशन वैसी होती है कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन सके। टिश्यू के लेवल पे कंडीशन बदल जाती है, टिश्यू के लेवल पर कंडीशन बदल जाती है। टिश्यू के लेवल पर क्या होता है बेटा कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर काफी कम होता है, तो इसलिए ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाहर निकल जाती है और CO2 यहां के जुड़ जाती है, ठीक है। ऑक्सीजन get bound to hemoglobin in the lung surface and get dissociated at the tissue के, यानी ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन से लंग की सरफेस एल्वलाई के पास आकर जुड़ जाता है और जब टिश्यू के लेवल पर पहुंचता है हीमोग्लोबिन तो वहां पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होता है, इसलिए वो ऑक्सीजन को रिलीज कर देता है रिवर्सिबल मैनर में, ठीक है। क्या बोल रहा है, 100 ml ऑक्सीजन ब्लड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेटा, IMPH के 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो केवल 5 ml ऑक्सीजन को जो डिलीवर कर पाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के 100 ml ब्लड जो है 5 ml ऑक्सीजन को डिलीवर कर पाता है, ठीक है, क्लियर। ये आप देख रहे हैं मोस्ट इंपोर्टेंट कर्व देख रहे हैं, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व के। तो एक्स एक्सिस पे क्या लिया हमने, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन को लिया हमने के। वाई एक्सिस पे किसको लिया हमने, परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन को लिया हमने के। तो हमने क्या देखा, हमें सिग्मोइडल कर्व जो है वो देखने मिलता है। अब ये कर्व कब शिफ्ट होता है, राइट साइड कब शिफ्ट होगा, ये लेफ्ट साइड कब शिफ्ट होगा, ये तो एग्जामिनर इस पर कई सारे क्वेश्चन पूछता है कि किन कंडीशन का क्या असर पड़ेगा ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व पर के, यानी कौन सी अवस्थाएं इस कर्व को जो है वो लेफ्ट राइट राइट शिफ्ट करेंगे। अब जाहिर देखो एक कॉमन सेंस लगाओ बेटा, यदि कर्व राइट में शिफ्ट होता है तो इसका मतलब यह कि ऑक्सीजन डिसोसिएट हो रही है हीमोग्लोबिन से, हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन कम हो रहा है, राइट शिफ्ट हो रहा है, और लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है मतलब मोर हो रहा है। भाई लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है मतलब ग्राफ कर्व ऊपर जाएगा, राइट मतलब कर्व नीचे की हो जाएगा, कर्व का ढाल कम। भाई लेफ्ट राइट शिफ्ट का मतलब है कर्व का ढाल कम हो गया है, ढाल कम हो गया, स्लोप कम हो गया, मतलब वो धीमे धीमे सैचुरेट हो रहा है, और लेफ्ट क्या मतलब मोर हो रहा है। समझो बात को। अब इस कर्व को, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज, ये आपके की नोट्स में नहीं है ये, क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं था, की नोट्स में नहीं है, तो अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा। और बल्कि मैं कहता हूं आपसे कि आपकी एनसीईआरटी में जो डायग्राम है या मेरे की नोट्स में जो डायग्राम है बायोमेंटर्स की की नोट्स में, वहां पर आप इसको राइट और लेफ्ट करके नोट कर लीजिए। राइट शिफ्ट कब होगा, राइट शिफ्ट का मतलब है कि ऑक्सीजन की प्रति एफिनिटी कम हो गई, ये मतलब है इसका, एमसीक्यू बनता है यहां पे, ठीक है। राइट शिफ्ट का मतलब है ऑक्सीजन की प्रति इसकी एफिनिटी कम हो गई है, ये कब होगा, जब CO2 का पार्शियल प्रेशर बढ़ जाएगा तब होगा। जब pH घट जाएगा, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन के बढ़ने का मतलब है pH का घटना। ऐसा क्यों होगा, जब CO2 का पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा, CO2 वाटर से क्रिया करेगा, कार्बोनिक एसिड बनेगा, एसिड वो जो हाइड्रोजन आयन दे, एसिड वो जो हाइड्रोजन आयन दे, क्लियर, ठीक है। तो ये हो गया। फिर इसके अलावा टेम्परेचर बढ़ रहा है, अब ये केमिकल है बेटा डीपीजे के, अब इसको छोड़ देते हैं हम के 2-3 डीपीजे, इसको हम छोड़ देते हैं, अभी हम इसको हम कंसीडर नहीं करते भी, ठीक है ना। अभी इतना डिटेल में नहीं जाएंगे हम, अभी हम सिंपल फैक्टर की बात कर रहे हैं कि टेम्परेचर बढ़ने पर टिश्यू के लेवल पे जाओगे, टेम्परेचर थोड़ा अधिक होगा तो ऑक्सीजन का डिसोसिएशन जो है वो होने लगेगा, एफिनिटी कम हो जाएगी, ठीक है ना। टेम्परेचर का असर क्या असर पड़ेगा, अरे भाई टेम्परेचर से गैस की ताकत बढ़ जाती है, टेम्परेचर से गैस की ताकत बढ़ जाएगी तो गैस मूव कर जाएगा, बाहर बाहर निकल जाएगा वो, ठीक है ना। टेम्परेचर गिव्स दी थर्मल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, मूव कर जाएगा वो, ठीक है। अब कर्व लेफ्ट शिफ्ट कब होता है, कर्व का लेफ्ट शिफ्ट का मतलब ये है कि एफिनिटी, कर्व के लेफ्ट शिफ्ट का मतलब है कि ऑक्सीजन के प्रति जो एफिनिटी है वो बढ़ गई है, हीमोग्लोबिन अधिक जुड़ रहा है। कब होगा, जब CO2 का पार्शियल प्रेशर कम हो जाएगा। कब होगा, जब हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा, मतलब pH बढ़ जाएगा। कब होगा, जब टेम्परेचर घट जाएगा, ऐसा देखने मिलेगा, ठीक है। फीटस के हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व जो है मोर लेफ्ट साइड होता है एज कंपेयर टू द एडल्ट हीमोग्लोबिन, क्योंकि फीटस को ऑक्सीजन लेनी पड़ती है मदर के ब्लड से, ठीक है ना, प्लासेंटा के थ्रू, इसलिए फीटस का हीमोग्लोबिन जो होता है उसका ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व जो है वो लेफ्ट साइड होता है, अधिक लेफ्ट साइड शिफ्ट होता है, क्योंकि वो एडल्ट के हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन को ले रहा होता है, इसलिए वो लेफ्ट साइड शिफ्ट होना चाहिए उसको, है ना। इतना दिमाग में रखिए बस, ज्यादा टेंशन मतलब इस बात का, सर समझ में नहीं आया, फीटस कहां से लेता ऑक्सीजन, लंग्स तो होता नहीं उसके पास में, फीटस के लंग्स थोड़ी ना एक्टिव होते हैं बेटा, वो इनएक्टिव होते हैं जब तक जन्म ना हो जाए बच्चे का, जब रोता है जोर से ना तब हवा भराती है लंग्स के अंदर पहली बार,
तो फीटस को प्लासेंटा के थ्रू गैसेस एक्सचेंज करना पड़ता है। तो एडल्ट का हीमोग्लोबिन जब प्लासेंटा तक पहुंचता है, और दोनों याद रखा, मदर का ब्लड और फीटस का ब्लड मिक्स नहीं होता आपस में, अलग अलग होता है, उसके गैसेस एक्सचेंज प्लासेंटा के थ्रू हो रहा होता है। तो फीटस का हीमोग्लोबिन और एडल्ट हीमोग्लोबिन संपर्क में आते हैं ना, तो फीटस का हीमोग्लोबिन जो है वो इसकी ऑक्सीजन को अपने पास ले लेता है, मतलब जो हीमोग्लोबिन है उससे वो अपने पास ले लेता है। तो इसका मतलब इसका कर्व लेफ्ट साइड होना चाहिए शिफ्ट हो, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन को जोड़ रहा है, एफिनिटी मोर एफिनिटी शो कर रहा है, इसलिए कर्व लेफ्ट साइड शिफ्ट होता है, याद रखना है, ठीक है। तो अभी मेजर फैक्टर ये है कि कर्व जो है यानी ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व जो है वो राइट शिफ्ट कब होगा, जब CO2 का पार्शियल प्रेशर बढ़ जाएगा, पीएच घट जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। लेफ्ट शिफ्ट कब होगा, जब CO2 का पार्शियल प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा, पीएच जो है वो बढ़ जाएगा, पीएच घटेगा मतलब मोर एसिडिक एनवायरनमेंट है, तो कर्व राइट शिफ्ट होगा, पीएच बढ़ेगा तो लेफ्ट शिफ्ट होगा, और टेम्परेचर कम होगा तो लेफ्ट शिफ्ट होगा, ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। CO2 जब हीमोग्लोबिन से जुड़ती है तो क्या बनता है, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बनता है। 20 से 25% ट्रांसपोर्टेशन इस फॉर्म में होता है, ठीक है ना। जब भी CO2 का पार्शियल प्रेशर हायर साइड होता है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होता है, ऐसा हमें टिश्यू के लेवल पर देखने मिलता है, तब वैसे में हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन को रिलीज कर देगा, CO2 को अपने साथ में जोड़ लेता है वो, ठीक है ना। और इसका ठीक अपोजिट कहां होता है, वो होता है एल्वेओलाई के लेवल पे होता है, जहां पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर अधिक होता है। तो अब क्या करता है, अब जो है वो हीमोग्लोबिन CO2 को छोड़ देगा और ऑक्सीजन को अपने साथ में जोड़ लेगा वो, ठीक है, क्लियर। आरबीसी के अंदर बड़ी मात्रा में एक एंजाइम होता है जो फास्टेस्ट एंजाइम ऑफ द वर्ल्ड है, जो दुनिया का सबसे तेज काम करने वाला एंजाइम है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस। कार्बोनिक एनहाइड्रेस इज द फास्टेस्ट एंजाइम, ठीक है। और ये क्या करता है, ये CO2 को H2 से जोड़कर कार्बोनिक एसिड को बनाता है, और कार्बोनिक एसिड बनेगा हाइड्रोजन आयन और बाइकार्बोनेट आयन में डिसोसिएट कर जाएगा वो, ठीक है ना। अब इसका क्या होगा आगे बात करेंगे हम, ठीक है। तो टिश्यू के साइड पर जो है वो CO2 सीधा डिफ्यूज होता है आरबीसी में, प्लाज्मा में। तो 20 से 25% CO2 जो है वो हीमोग्लोबिन कैरी करता है, 7% CO2 प्लाज्मा में सीधा घुल जाता है, लेकिन 70% CO2 को कार्बोनिक एसिड के फॉर्म में, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है, ठीक है ना। तो क्या होता है, CO2 वाटर से क्रिया किया, एंजाइम में कार्बोनिक एनहाइड्रेस क्या बना बेटा, इस कार्बोनिक एसिड बना, डिसोसिएट हो गया ये बाइकार्बोनेट आयन में, हाइड्रोजन आयन में, ठीक है। अब सुनो बात, जब ऐसा होता है ना बेटा, जब ऐसा होता है ना, तो ये जो हीमोग्लोबिन है ना, ध्यान से समझ के, ये जो हाइड्रोजन आयन है, ये जो हाइड्रोजन आयन है, ये हाइड्रोजन आयन हीमोग्लोबिन से जाकर जुड़ जाता है। सुनना बात को ध्यान से, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन आयन को खुला नहीं छोड़ सकते हम। यदि हाइड्रोजन आयन को खुला छोड़ दिया तो एसिडिटी हो जाएगा, पूरा एसिडिक एनवायरनमेंट बन जाएगा। तो जैसे ही कार्बोनिक एसिड डिसोसिएट होता है तो हाइड्रोजन आयन को जोड़ देते हैं हम, हीमोग्लोबिन से जोड़ दिया इसको हमने, तो HHG बन गया है। बाइकार्बोनेट को हमने आरबीसी से बाहर निकाल के भेज दिया, प्लाज्मा में भेज दिया हमने इस बाइकार्बोनेट आयन को जो है बनने के साथ ही, कहां बन रहा है ये, आरबीसी में बन रहा है, क्योंकि आरबीसी के अंदर कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम प्रेजेंट है, तो वहां बन रहा है। कहां बन रहा है ये बाइकार्बोनेट, ये बाइकार्बोनेट आयन कहां बन रहा है भाई, तुमसे कहा ना कि आरबीसी के अंदर बड़ी मात्रा में कार्बोनिक एनहाइड्रेस होता है, थोड़ी मात्रा में प्लाज्मा में भी होता है, माइनर क्वांटिटी में प्लाज्मा में भी होता है, लेकिन बड़ी मात्रा में आरबीसी में होता है। आरबीसी के अंदर CO2 और वाटर ने क्रिया किया, कार्बोनिक एसिड बना, हाइड्रोजन आयन को हीमोग्लोबिन ने जोड़ लिया, बाइकार्बोनेट आयन को आरबीसी से बाहर करके प्लाज्मा में भेज दिया। अब नेगेटिव आयन को बाहर भेजोगे तो चार्ज बैलेंस बिगड़ जाएगा, तो एक आयन अंदर चाहिए कि भैया कोई अंदर आ जाओ, नेगेटिव को नेगेटिव से बैलेंस कर दो, तो क्लोराइड आयन अंदर आता है। सुनो बात ध्यान से, एनसीईआरटी में नहीं है ये बात, पर एग्जाम में पूछी जाती है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ है कि जब आप बाइकार्बोनेट आयन को आरबीसी से बाहर फेंकते हैं तो एक नेगेटिव आयन बाहर निकाल रहे होते हैं, तो आपको आयनिक बैलेंस तो मेंटेन करना पड़ेगा, तो एक क्लोराइड आयन आप अंदर ले लोगे, दैट इज कॉल्ड क्लोराइड शिफ्ट, उसे बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट, कहते हैं हैमबर्गर शिफ्ट बोलते हैं, हैमबर्गर शिफ्ट बोलते हैं, क्लोराइड शिफ्ट बोलते हैं, हैमबर्गर शिफ्ट बोलते हैं, क्लोराइड शिफ्ट बोलते हैं, कि भैया बाइकार्बोनेट आयन को प्लाज्मा में डाल दिया हमने, अब जब प्लाज्मा तक पहुंचे, अब प्लाज्मा और पूरा ब्लड कहां पहुंचा, एल्वेओलाई तक पहुंचा, अब सब उल्टा हो गया, जब एल्वेओलाई तक पहुंचा तो अब ये जो बाइकार्बोनेट आयन वापस से आरबीसी कार्बोनिक एनहाइड्रेस इसको कन्वर्ट किस में कर दिया, कार्बोनिक एसिड में, CO2H2 को रिलीज कर दिया, वापस छोड़ दिया इसको, रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएगी ये, ठीक है। देखिए ध्यान से, अब इस इमेज को बड़े ध्यान देखिए, देखो बेटा एनसीईआरटी में नहीं है, आपके नोट्स की, आपके की नोट्स के अंदर मैंने नहीं दिया है, पर इसको आपको समझना है तो रेगुलर क्लास में मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है ना। अभी एक बार देख लो ध्यान से, इमेज को ध्यान देखिए, तो मैं पानी पीता हूं, ठीक है। देखो
CO2 H2O कार्बनिक एसिड है ना, कार्बनिक एसिड बाइकार्बोनेट आयन बाहर भेज दिया हमने, इसको बदले में क्लोराइड अंदर ले लिया हमने, इसको हमने हीमोग्लोबिन से जोड़ दिया है ना बेटा। देखो अपना पूरा जो मैंने कहा वो सब दिखाई पड़ रहा है, एवरीथिंग इज देयर, ठीक है ना, क्लियर। अब दो चीजें और आपको याद रखनी है बेटा, जो एनसीईआरटी में नहीं है पर एनटीए के मॉक टेस्ट के अंदर है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में है, वो है बोहर इफेक्ट और हेल्डाने इफेक्ट, ठीक है ना। अब इसके बगैर तो पूरा नहीं हो सकता बेटा, इंपॉर्टेंट चीज के बोहर इफेक्ट और हेल्डाने इफेक्ट का मतलब है कि बोहर इफेक्ट बतलाता है आपको कि क्या बोलता है, बोहर इफेक्ट क्या बोल रहा है आपसे, कह रहा है आपसे कि द की डिफरेंस बिटवीन द बोहर एंड हेल्डाने इफेक्ट इज दैट कि बोहर इफेक्ट इज द डिक्रीज ऑफ हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी विथ एन इंक्रीज इन द CO2 कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। वो कह रहा है आपसे जैसे ही कहीं पर CO2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है, वहां पर हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के प्रति एफिनिटी कम हो जाती है, इसलिए वो ऑक्सीजन को छोड़ देता है, ठीक है। तो ये है बोहर इफेक्ट, ठीक है। हेल्डाने इफेक्ट इसका अपोजिट है, वो कहता है आपसे कि जैसे ही जो है वो कहता है कि हीमोग्लोबिन की CO2 के प्रति एफिनिटी कम हो जाती है जैसे ही ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है। मतलब हेल्डाने इफेक्ट काम करता है एल्वेलाई के लेवल पर और बोहर इफेक्ट काम करता है टिश्यू के लेवल पर। वो कह रहा है आपसे कि बोहर इफेक्ट का मतलब है कि हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के प्रति जो एफिनिटी है वो घट जाती है यदि इन्वॉल्वमेंट में CO2 का कॉन्सेंट्रेशन अधिक हो, ठीक है। तो वैसे में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को छोड़ देगा, ये कहां होगा, टिश्यू के लेवल पे होगा। और फिर कह रहा है आपसे वो हेल्डाने इफेक्ट क्या कहता है कि हीमोग्लोबिन की CO2 के प्रति एफिनिटी घट जाती है जब ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन अधिक होता है। मतलब एल्वेलाई के लेवल पर जब ऑक्सीजन का परसेंटेज अधिक होगा तो CO2 को रिलीज कर देगा, ये दैट इज हेल्डाने इफेक्ट। तो हेल्डाने इफेक्ट फंक्शनल एट एल्वेलाई लेवल एंड बोहर इफेक्ट एट टिश्यू लेवल, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। फिर एल्वेलाई के साइड में मैंने कहा अपोजिट साइड रिएक्शन होगा, CO2 H2 दोबारा बन जाएगा और CO2 को बाहर रिलीज कर देंगे। CO2 जो बाइकार्बोनेट में ट्रैप्ड होता है टिश्यू लेवल पर, उसको जो है वो एल्वेलाई तक ट्रांसपोर्ट करते किया जाता है, बाद में CO2 के फॉर्म उसको रिलीज कर देते हैं हम, ठीक है। हर 100 ml ऑफ डीऑक्सीजन ब्लड होता है वो 4 ml CO2 को वो रिलीज करता है, ठीक है। एल्वेलाई में 4 ml CO2 को रिलीज करता है, ठीक है। याद है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड 5 ml ऑक्सीजन लेके आ रहा था, ठीक है, और 4 ml CO2 को जो है वो लेके आ रहा है, डीऑक्सीजन ब्लड लेके आ रहा है, ठीक है ना। अब ये पूरी पाथवे का पूरा जो ब्रीथिंग का कंट्रोल कैसे होता है, तो उसके लिए रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर कहां होता है, मेडुला रीजन में, ब्रेन के मेडुला ऑब्लंगेटा में, मेडुला में होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेडुला में रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर होता है बेटा, है ना, जो सांस की रिदम को मेंटेन करता है, ठीक है। न्यूमोटैक्सिक सेंटर होता है पोन्स में, ब्रेन के पोन वाले हिस्से में न्यूमोटैक्सिक सेंटर होता है जो कि रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के फंक्शन को कंट्रोल करता है, एक सुपर ईयर कंट्रोल होता है के, और ये कितना जोर से सांस लेना है, कब जो है CO2 बढ़ गया है तो कब डीप ब्रीथिंग कब करना है। हमारी बॉडी कई बार डीप ब्रीथिंग करती है, कई बार शैलो ब्रीथिंग करती है, तो वो सब कुछ तय करता है न्यूमोटैक्सिक सेंटर, और ये कंट्रोल करता है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को। देखिए ध्यान से, ठीक है। तो आप देखिए इतना आपको रखना है कि रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर होता है मेडुला में और न्यूमोटैक्सिक सेंटर होता है पॉन्स में, के हालांकि मैंने बड़े डिटेल में रेगुलर क्लास में पढ़ाया हुआ चीज को, तो अभी मैं उसको दोबारा डिस्कस यहां पर नहीं करूंगा। मैं आपको बतलाऊंगा कि आपको याद रखना है कि रेस्पिरेशन की रिदम को मेंटेन करने वाला सेंटर मेडुला में होता है, और न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो ब्रीथिंग के पैटर्न को और रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को भी अफेक्ट करता है वो पॉन्स के अंदर होता है, ठीक है। फिर कीमो सेंसिटिव एरिया की कहां, यानी हमारे पूरे समय हमारे ब्लड की एक स्क्रीनिंग चल रही होती है, देयर आर केमिकल एनालिसिस चल रही होती है कि कितना, इसे बोलते हैं हम कहते हैं एट्रियल ब्लड गैस एनालिसिस, के हम लोग जो मेडिकल में टेस्ट लगाते हैं ABG बोलते हैं हम, जब कोई पेशेंट हमारे पास इमरजेंसी में आता है तो हम उसका ABG कराते हैं, एट्रियल ब्लड गैस एनालिसिस कराते हैं, उसका एट्रियल ब्लड गैस एनालिसिस कराते हैं। तो उसमें हमको मालूम चलता है कितना CO2 प्रेजेंट है ब्लड में, कितना O2 प्रेजेंट है ब्लड में के। तो हमारी बॉडी में लगातार जो है वो स्क्रीनिंग चल रही होती है, और वो होती है कीमो सेंसिटिव एरिया होते हैं, और बेसिकली वो सेंसिटिव होते हैं CO2 के लिए, के हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन को और CO2 के लिए वो सेंसिटिव होते हैं। ऑक्सीजन का रोल तो ना के बराबर है, समझ लो कि ऑक्सीजन जो होती है उसका रोल ना के बराबर है ना, ऑक्सीजन को से बॉडी को ऑक्सीजन के का पता नहीं लगाती, बॉडी पता लगाती है CO2 का। तो जो हमारे बॉडी में जो कीमो सेंसिटिव एरिया होते हैं, वो कीमो सेंसिटिव एरिया जो है वो ब्लड के अंदर प्रेजेंट गैसेस का पता लगाते हैं, और मेनली CO2 के कॉन्सेंट्रेशन पे सब कुछ डिपेंडेंट होता है, ठीक है।
ये रिसेप्टर कहाँ होते हैं? एरोटिक आर्च के पास में होते हैं, कैरोटिड आर्टरी यानी एरोटिड आर्च रिसेप्टर होते हैं, कैरोटिड बॉडी रिसेप्टर होते हैं। तो कैरोटिड आर्टरी के पास में होते हैं, एरोटिक आर्च के पास में होते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, ये झट से पता लगा लेते हैं कि CO2 के परसेंटेज में क्या परिवर्तन आया है, झट से पता लगा लेते हैं कि हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन में क्या परिवर्तन आया है। ठीक है, और ये सिग्नल भेजते हैं रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को, ताकि वो सांस को आप डीप ले सकें, जल्दी ले सकें, आपके इस पर निर्भर करता है। ठीक है, रोल ऑफ ऑक्सीजन जो है ना के बराबर होता है। ठीक है, फिर अस्थमा एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है बेटा। ठीक है, अब कई लोगों को आपने देखा, कई लोगों को दमे की प्रॉब्लम। अब अस्थमा में क्या होता है? अस्थमा में होता है बेटा ब्रोंकियल स्पाज्म होता है। जो ट्यूब होती है, जो पूरी ट्यूब है, ट्रैकिया, प्राइमरी ब्रोंकाइट, सेकेंडरी ब्रोंकाइट, टर्सरी ब्रोंकाइट के, टर्मिनल ब्रोंकियल के, तो ये जो ट्यूब होती है, ये ट्यूब जो है वो उसकी स्मूथ मसल में कॉन्ट्रैक्शन आता है। तो जो 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 ट्यूब का जो डायमीटर होता है वो घट जाता है। ट्यूब का डायमीटर घट जाता है तो सांस लेने में तकलीफ होती है। तो तरीका क्या होता है कि आप इनहेलर लेते हो, इनहेलर लेके इनहेलर से आप अंदर लेते हो, दवा अंदर लेते हो। वो दवा होती है ब्रोंकोडाइलेटर, ब्रोंकाई को डायलेट करने वाली दवा होती है। वापस से पाथवे खोल देगी, वो सांस लेने में आसानी आएगी। अस्थमेटिक अटैक में क्या होता है? अस्थमेटिक अटैक में ब्रोंकोस्पाज्म होता है। ब्रोंकियोस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है, ट्यूब नैरो पड़ जाती है, तो हवा अंदर नहीं आ पाती है, इसलिए सीटी की सेवा आ जाती है। आपने कभी कोई सीटी बजाई है? बनाई है आपने सीटी? तुमने बहुत बजाई है। कैसे बात है? मुंह को आपने नैरो किया, नहीं किया? किया नैरो? मैं बजा नहीं पाता यार। अरे तुम तो बजा लिए। कितना तेज हो तुम लोग। मैं यहां बजाने की कोशिश कर रहा हूं, तुम वहां बजा के दिखा रहे हो मेरे को। सुन लिया मैंने, सुन लिया। अब चुप हो जाओ, अब मत बजाओ सीटी। ठीक है, मम्मी सोचेगी कि सर क्या सिखा रहे हैं, सीटी बजाना सिखा रहे हैं सर। सीटी बजाना सिखा रहे नहीं, मैं बता रहा हूं कि जब आप स्टेथोस्कोप रखते हो लंग्स में तो आपको नीजिंग साउंड सुनाई पड़ता है। वो सीटी की ऐसी आवाज को सुनाई देती है, ब्रोंकोस्पाज्म हो गया इसलिए सुनाई पड़ती है। दवा क्या दोगे? ब्रोंकोडायलेटर दोगे, टिंग खुल जाएगा पूरा, सांस अंदर जाने लगी। अस्थमा, इन्फ्लेमेशन ब्रोंकियोस के अंदर होता है। ठीक है ना? एम्फाइसीमा में क्या होता है? क्रोनिक डिसऑर्डर है। अब लोगों को बड़ा कूल लगता है कि सिगरेट पी रहे हैं। ठीक है, उनको लगता है कि आई एम कूल। बॉडी कहती है यू आर द बिगेस्ट फूल, शरीर कहता है यू आर द बिगेस्ट फूल। समझ नहीं रहा भाई कितना खतरनाक चीज है। सामने आग लगी हुई है, पीछे से धुआं निकल रहा है उसमें, सिगरेट ऐसी तो होता है, आप धुएं तो शक करता है व्यक्ति। तो कहने का मतलब ये, वो केमिकल जब पहुंचते, अब क्या होगा ये होगा, सिगरेट स्मोक किया, निकोटीन पार्टिकल, उसके जो होते हैं अपने कार्बन पार्टिकल, जो भी केमिकल है वो पहुंचते हैं लंग्स तक, जमा होते हैं एल्वेलाई में जाके। एल्वेलाई बोलती है ये क्या है? इन्फ्लेमेटरी एक्शन शुरू होती है सफाई की, साफ करो में एल्वेलाई रप्चर भी कर जाती है कई बार। भाई इन्फ्लेमेटरी एक्शन होगी, इम्यून सिस्टम आएगा, रोज सफाई करेगा तो फर्श भी घिसेगा, वो तो घिस जाएगा पूरा। वो तुम एक सफेद कपड़ा चमकाने की कोशिश कर रहे हो, रोज धो रहे हो, रगड़ के धो रहे हो, एकदम चमक जाए, एकदम कपड़ा ही खराब, फट गया, खराब हो गया। ऐसे ही होता है जब सिगरेट पीने वाले लोग केमिकल अंदर लेते हैं, जमा होने लगते हैं केमिकल। ठीक है, बेंजोपायरीन, तमाम केमिकल है, तमाम केमिकल, डस्ट, उसके स्मोक पार्टिकल, तो वो लंग्स की सफाई हो रही होती है एल्वेलाई की। सफाई में कई बार एल्वेलाई बस्ट भी कर जाती है, सरफेस एरिया कम हो जाता है, सरफेस एरिया, एल्वेलाई खत्म हुई, सरफेस एरिया खत्म हुआ तो सांस लेने में तकलीफ हुई। अब हवा अंदर ले रहे हैं पर जा ही नहीं रही है अंदर हवा प्रॉपर, सांस लेने में तकलीफ होती है। तो इससे क्या होता है? एल्वेलर बॉल डैमेज कर जाती है, रेस्पिरेटरी सरफेस घट जाता है, क्रोनिक डिसऑर्डर है, सिगरेट पीने वालों में देखने मिलता है। फिर कई मजबूरी होती है कई बार। अब कई लोग तो मजे में सिगरेट पी रहे हैं, अब बेचारे कई लोग मजबूर हैं, काम कर रहे हैं कहां पे? स्पिनिंग मिल में काम कर रहे हैं। स्पिनिंग मिल में क्या हो रहा है? धागा बन रहा है कॉटन से, तो कॉटन डस्ट उड़ रही होती है, नाक में जाती है, लंग्स में जमा होती है। पत्थर की कट रहे हैं, पत्थर की ग्राइंडिंग चल रही है, बारीक डस्ट उड़ रही होती है। कंस्ट्रक्शन साइट है, काम चल रहा है, डस्ट उड़ रही होती है। केमिकल फैक्ट्री, केमिकल फ्यूम उड़ रहे होते हैं। कोयला की खदान, कोयले के बारी पार्टिकल उड़ रहे होते हैं। तो ये सब जो है इंडस्ट्री डिपेंडेंट है। तो ये ऑक्यूपेशनल, मतलब जो काम कर रहे हो उसकी तरफ चलते रिस्क हो रहा है, तो जो ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कहते हैं। इंडस्ट्री जुड़ा होता है, स्टोन ग्राइंडिंग, स्टोन ब्रेकिंग के लॉन्ग एक्सपोजर होता है लोगों का, उससे लंग्स में फाइब्रोसिस आती है और इससे सीरियस लंग में होता है, कई बार लंग कैंसर भी आता है और व्यक्ति मर भी जाता है। इसीलिए इन लोगों का हर साल मेडिकल चेकअप कराया जाता है, ड्यूटी चेंज की जाती है, जो 1-2 साल ये काम किया, अगली कुछ और काम कराएंगे उनसे, है ना।
लेकिन तब भी भारत में बहुत स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल नहीं है, क्योंकि गरीबी इतने दिखे कि लोग मरे, वो यदि ऐसे नहीं मरेंगे तो भूखे मर जाएंगे। ठीक है, मैं कई बार आप लोगों से बोलता हूँ, किसी ने मुझे अभी, मैंने एक मॉर्निंग मोटिवेशन डाला तो किसी ने मुझे कहा उसमें कि सर डोंट टॉक अबाउट पीस, हार्मनी, रिलीजन, टॉक अबाउट ओनली नीड। नहीं बेटा, तुम्हें केवल डॉक्टर नहीं बनना है, तुम्हें एक बेहतर इंसान और एक अच्छा डॉक्टर बनना है। तुम्हें जब मुझे तुम ऐसा बोलते हो तो मैं अंदर से बहुत दुखी हो जाता हूं। मुझे लगता है कि हम किन किन यूथ के भरोसे हैं। जब मैं बूढ़ा होऊंगा, खूब बूढ़ा होऊंगा, तो मैं किन के भरोसे हूं? कौन है ये लोग जिनके पास देश पहुंचेगा मेरा? उसको देख के मैं दुखी आता कई बार। तुम मुझे केवल टीचर समझ सकते हो, पर मैं केवल टीचर नहीं हूं, मैं एक परिवर्तन हूं। तुम्हें अच्छा लगे ना लगे फर्क नहीं पड़ता, उससे फर्क इस बात से पड़ता है बेटा कि हम कितने बेहतर इंसान बनते हैं, हम कितने सेंसिटिव हैं दूसरों के लिए, उससे बहुत फर्क पड़ता है। मेरी आप सबसे बेटा प्रार्थना है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आपसे, जीवन में बेटा बहुत बार कई अच्छे अचीवमेंट मिलेंगे, कई बार हम शायद उपलब्धि को उतना ना पा पाए, कई बार हम ज़्यादा पा लें जितना चाहते हैं उससे ऊपर मिल जाए हमको। लेकिन एक बात बेटा याद रखना हमेशा, तुम्हारी हर चीज़ की वैल्यू तभी है, तुम्हारी हर चीज़ की वैल्यू तभी है जब तुम एक बेहतर इंसान हो, एक गुड सोल हो। तो क्या मिला ना मिला वो एक सेपरेट चीज़ है। एक अच्छे इंसान बन गया ना बेटा कि लोगों को तुम याद। मेरे मामा जी जो है उनका कोविड में देहांत हो गया, मेरे बड़े मामा जी, मैं बहुत क्लोज था उनसे, बहुत मानता हूं उनको आज भी मैं। वो एक बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत ही अच्छे इंसान थे, सबकी मदद की, सब कुछ किया उन्होंने। आज भी वो मुझे अपने पिता से ज़्यादा याद आते हैं। ये सच्चाई है। मेरे पिता भी बेहतर इंसान थे, लेकिन वो उनसे भी बेहतर इंसान थे। कहने का मतलब ये है कि बेटर पीपल्स दिलों में राज करते हो। ये जहां पे राज किया ना किया क्या फर्क पड़ता है, दिलों पर राज किया ना, सबसे बड़ी बात वो है। चलिए, अब बोलोगे सर क्या संत जैसे उपदेश देने लगे आप? ठीक है, पढ़ाते पढ़ाते अगला चैप्टर पढ़ाओ। हाँ, क्रैश कोर्स की फीस भरी हमने, अगला चैप्टर पढ़ाओ। हाँ, पढ़ाने आया करो, क्या बात कर रहे। ठीक है बेटा, हम पढ़ा देंगे, लेकिन ये आपको एक बात बता दूं मैं कि यहाँ पर जो बायोमेंटर से कमांडो है ना, वो पूरे के पूरे डिफरेंट हैं, अलग है, अलग होते हैं। अभी किसी बच्चे ने बताया कि जब वो उसने बायो फ्रेशर सेरेमनी में आया होगा, उसे टी शर्ट मिला, टी शर्ट पहन के कॉलेज में घूम रहा होगा, तो कॉलेज में कम से कम 20 लोग उसको ऐसे मिले, अरे तू बायोमेंटर से पढ़ा? सीनियर, तू बायोमेंटर से पढ़ा है क्या? हाँ। अरे मैं भी वहीं से पढ़ा हूं, चल शाम को रूम पे आ, बात करेंगे। बहुत अच्छा लगता है देख के सुनकर। हमारा अपना एक समझ, एक बात याद रखना, हम लोग अपना एक अलग समूह बना रहे हैं, सबसे बेहतर इंसानों का समूह। ठीक है, तुम शामिल हो कि नहीं उसमें? अलग से न्योता नहीं मिलेगा, अभी शामिल हो जाओ उसमें। ठीक है, चलो पढ़ाई करना अच्छे से। और हाँ, एमसीक्यू वाला लेक्चर सर कराएंगे, अपन नंदी सर कराएंगे, देखना उसको, मिस मत करना उसको, क्वेश्चंस लगाना साथ में उसके, और गलत क्वेश्चन पर उठक बैठक टिंग 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 5 हिसाब किताब रख लेना, है ना? ठीक है, और टेस्ट में अच्छा करना पड़ेगा, है ना? पढ़ना। बाय बाय।